हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पाप का घड़ा का चौथा भाग। अगला दृश्य। देवराज चौहान जब मकान पर पहुंचा तो जगमोहन को बेड पर अधलेटे पाए। दोनों की निगाहें मिली। कार कहाँ है? बाहर तो नहीं है? देवराज चौहान बोला। उसे मैंने यहाँ से दूर छोड़ दिया है। कोई भी उसे पहचान सकता था। जगमोहन ने धीमे स्वर में कहा और सिगरेट सुलगा ली। क्या हुआ था? देवराज चौहान उसके करीब कुर्सी पर बैठते हुए बोला। मैंने गोली चलने की आवाज़ सुनी थी। भजन सिंह का? भजन सिंह? जगमोहन के चेहरे पर अफसोस के भाव उभर आए। खत्री ने उसे गोली मार दी जब वो मुझे बिठाकर कार स्टार्ट करने जा रहा था। किस्मत ही समझो मैं बच गया हूँ, शायद सोहनलाल की मेहरबानी से। सोहनलाल की मेहरबानी? देवराज चौहान के माथे पर बल पड़ गए। हाँ, जगमोहन ने कश लेकर कहा। खत्री ने जब भजन सिंह को गोली मारी तो मैं समझ गया कि वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। आखिरकार मैंने यही सोचा कि चांस लिया जाए भागने का। मैंने भजन सिंह की लाश को कार से बाहर निकाला और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कार तेजी से आगे बढ़ा दी। उसी पल क्षण भर के लिए मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे सोहनलाल नजर आया, जिसने अपनी गन खतरी पर तान रखी थी। अगर खतरी का ध्यान सोहनलाल की तरफ ना जाता तो शायद वो मुझे भी गोली मार चुका होता। ओह! देवराज चांद के होंठ भिज गए। भजन सिंह की मौत हमारे लिए वास्तव में दुखदाई है। वो तो पहले ही इस काम में हाथ डालने से कतरा रहा था। और सोहनलाल, भगवान जाने उसका क्या हुआ होगा। गोली के नशे में उसने खतरी पर गन तो तान दी होगी, लेकिन बाद में वो उसे संभाल पाया होगा या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। कहीं सोहनलाल का हाल भी भजन सिंह जैसा ना हुआ हो। शायद ऐसा ही कुछ हुआ हो। क्या कहा जा सकता है? जगमोहन ने विचलित स्वर में कहा। मुझे छुड़ाना बहुत महंगा पड़ा। दोनों में क्षण भर के लिए मौत का सा सन्नाटा छाया रहा। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? देवराज चौहान बोला। जवाब में जगमोहन ने बताया कि किस प्रकार बैकुंठ लाल ने चाकू से कई बार उसके जिस्म पर कर डाले थे। सुनकर देवराज चौहान के जबड़े कस गए। तो बैकुंठ लाल ने किया ये सब? हाँ। उसका कुछ पता है तुम्हें? वो कहाँ है? बैकुंठ लाल को उसी ही दिन बाली ने पकड़ लिया था। बाली? अनोखे लाल वाली? हाँ, वही कुत्ता। देवराज चौहान गुर्राया। उस रात बाहर से गोलियों की आवाज़ें सुनाई दी थी। कुछ लोगों ने वॉल्ट को लूटने की कोशिश की थी। वो हरकत बाली की ही थी, इसलिए कि मैंने उसे लेने के बाद योजना से बाहर कर दिया था। उसने जानबूझकर बाहर इसलिए हंगामा किया कि चेकिंग के लिए वॉल्ट खुले और हमारा प्लान फेल हो जाए। जब उसे इस काम में कामयाबी नहीं मिली तो उसने इस इंतज़ार में आदमी फैला दिए कि सुबह जब हम वॉल्ट लूट के पश्चात जेवरातों सहित बाहर निकलेंगे तो वो हमसे जेवरात छीन लेगा। इस काम में वह कामयाब भी हो जाता, परंतु बैकुंठ लाल तुम्हें घायल करके कार से बाहर फेंक कर भाग निकला। बाली के आदमियों के हाथ नहीं लगा, और जब लगा तो जेवरातों को तब तक वह कहीं ठिकाने लगा चुका था। बाली ने कैद तो कर लिया, परंतु बाद में मौका पाकर आज दिन में ही वह बाली की कैद से फरार हो चुका है। जगमोहन ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। कुछ मालूम हुआ बैकुंठ लाल कहाँ है? नहीं, अभी उसकी तलाश शुरू नहीं की। तो मैं छुड़ाने के चक्कर में था। अब तुम ये बताओ, उस थोड़े से वक्त में बैकुंठ लाल ने तुमसे किसी प्रकार का कोई जिक्र किया हो कि उसने कहाँ जाना है, या ऐसी कोई बात जिससे बैकुंठ लाल को ढूंढ निकालने में आसानी हो? सिगरेट का कश लेकर जगमोहन गंभीर स्वर में बोला। नहीं, ऐसा कुछ भी उसने मुझसे नहीं कहा। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। रंजन गुप्ता को नहीं मालूम बैकुंठ लाल कहाँ है? नहीं, वो भी हमारी तरह कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना तो साफ जाहिर है कि बाली के आदमी बैकुंठ लाल को शहर से बाहर नहीं निकलने देंगे। इस मामले में रंजन गुप्ता कुछ कर रहा है या नहीं? अगर कर भी रहा है तो मुझे कुछ नहीं मालूम। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और गहरी सोच में डूब गया। हमारे पास आदमी भी नहीं रहे। भजन सिंह भी मारा गया। सोहनलाल का जाने क्या हुआ। शायद वह खतरी पर काबू पाकर आ ही जाए, और ऐसे नाजुक हालातों में हमें जल्दी ही बैकुंठ लाल को ढूंढ निकालना होगा। देर हो जाने पर वह जेवरातों सहित शहर से खिसक लेगा या फिर बाली के हत्थे चढ़ जाएगा। साथ ही पुलिस से बचकर चलना होगा। खतरी पागलों की तरह मैं तलाश कर रहा होगा। हमारे चारों तरफ मुसीबतों के ही पहाड़ हैं। अगर बैकुंठ डाक गड़बड़ ना करता तो हम सब सेफ होते, अपना अपना हिस्सा बांटकर अलग हो गए होते। इस समय अंधेरा होने को आ रहा है। देवराज चंद कुर्सी से उठा और चहलकदमी करने लगा। अगर सोहनलाल को आना हुआ तो रात तक आ जाएगा, नहीं तो कल सुबह मैं बैकुंठ लाल की तलाश शुरू करूँगा। सोहनलाल? जगवान के होठों से गहरी सांस निकल गई। भगवान जाने उसका क्या हुआ होगा। सामने वाले वार्ड में आग किसने लगाई थी? किराए के आदमियों से मैंने ये काम करवाया था। अगला दृश्य। रंजन गुप्ता वॉल्ट बंद कराकर बाहर निकला तो शाम के 6:30 बज रहे थे। उसके भीतर ढेर सारी खलबली मची हुई थी। अहम यही प्रश्न उसके दिमाग में घूम रहे थे कि बैकुंठ लाल बाली की कैद से फरार हो कहाँ छिपा होगा। करोड़ों के जेवरात उसने कहाँ छिपा रखे होंगे। नमस्कार साहब। रंजन गुप्ता कुछ ही आगे गया था कि आवाज़ सुनकर ठिठका और गर्दन घुमाकर देखा। 40 बरस का व्यक्ति खड़ा था। उसी ने ये शब्द उसे कहे थे। वह जोरावर था। कहो।
रंजन गुप्ता की आंखें सिकुड़ गई। आपसे कुछ बात करनी थी गुप्ता साहब। वैसे मेरा नाम जोरावर, बाली का आदमी हूँ। शायद कभी मुझे देखा हो आपने। जोरावर सामान्य लहजे में कह रहा था। वैसे मैं आपको बखूबी पहचानता हूँ। रंजन गुप्ता ने पैनी निगाहों से उसे देखा। जोरावर साहब, पहले तो मैंने आपको कभी देखा नहीं। बहरहाल, अब देखकर खुशी हुई कि आप बाली के आदमी हैं। मेरे लिए कोई सेवा? सामने ही आपका वॉल्ट है। बेहतर होगा कि यहाँ से हटकर बात करें। रंजन गुप्ता ने सिर हिलाया। दोनों वहाँ से पैदल ही आगे बढ़ते हुए कुछ दूर निकल आए। अब कहो, ठिठकते हुए गुप्ता ने कहा। गुप्ता साहब, जोरावर ने शांत स्वर में कहा, महीना भर हो गया बाली अपने किसी साथी से बात कर रहा था वॉल्ट लूटने के बारे में। ये तब की बात थी जब बाली भी देवराज चौहान के साथ लूट की योजना में शामिल था। उसने बातों बातों में जिक्र किया था वॉल्ट का भीतरी अलार्म रंजन गुप्ता बंद करेगा, यानी कि आप। ये बात बस अचानक ही मेरे कान में पड़ गई थी। रंजन गुप्ता के चेहरे पर सद्भाव छा गया। तुमने बहुत गलत बात सुनी जोरावर। जब बाली को इस बारे में मालूम होगा तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। बाली को नहीं पता चलेगा। आगे तो सुनिए गुप्ता साहब। जोरावर मुस्कुरा कर कह रहा, मैं आपको कोई धमकी देने नहीं आया, काम की बात करने आया। आपकी पहुंच देवराज चांद तक तो है ही। दरअसल मैं शायद जानता हूँ बैकुंडल कहाँ पर है। आप लोगों को भी मालूम हो जाए तो कैसा रहे। रंजन गुप्ता की आंखें से उड़ गई। तुम जानते हो बैकुंडल कहाँ है? शायद। जोरावर ने सिर हिलाया। कम से कम इतना तो बता ही सकता हूँ कि किस सड़क पर चलकर आप बैकुंडल तक पहुँच सकते हैं। गुप्ता ने उसकी आंखों में झांका। और ये बात तुम मुझे बताने आए हो? हाँ। जोरावर ने सहमति से सिर हिलाया। क्यों? बाली के पास जाते, उसे बताते। ऐसा ही करता, लेकिन मामला गड़बड़ हो चुका है, इसलिए आपके पास आना ही मुनासिब समझा। दरअसल हम लोग बैकुंठ लाल की तलाश में थे। कुछ घंटे पहले बैकुंठ लाल मुझे जंगपुरा क्रॉसिंग के पास चाय के खोखे में चाय पीता नजर आया। मैंने बाली के निर्देश के मुताबिक ट्रांसमीटर पर फ़ौरन दयाल सिंह को खबर दी। दयाल और जुगल किशोर दोनों इकट्ठे ही वहाँ पहुँचे। उन्होंने मुझसे कहा कि बाली से इस बात का जिक्र ना करूं कि मैंने उन्हें बैकुंठ लाल के बारे में बताया। बदले में वो मुझे जेवरातों में थोड़ा बहुत हिस्सा देंगे। मैंने उनकी बात मान ली। ना मानता तो उन्होंने उसी समय मुझे मारकर लाइन पर फेंक देना था। गुप्ता ने सिर हिलाया। फिर मेरे पास क्यों आए? गुप्ता साहब, दयाल सिंह और जुगल किशोर दोनों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। नंबर हरामी है। वो मुझे तो क्या, अपने बाप तक को हिस्सा ना दे। लेकिन देवराज चौहान के बारे में सुन रखा है कि वो ज़ुबान का पक्का है, दगाबाजी नहीं करता। इसलिए उस तक बैकुंठ लाल की खबर पहुंचाना चाहता हूँ, ताकि करोड़ों के जेवरातों में से कुछ हिस्सा मिलने की तो गारंटी रहे। इसलिए आपके पास आया हूँ। आप लोग मुझ गरीब का थोड़ा तो ख्याल रखेंगे। रंजन गुप्ता ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। ठीक है, कहाँ मिल सकता है बैकुंठ लाल? हिस्सा मिलेगा ना? हाँ। देवराज चौहान को बता देंगे कि ये बात मैंने ही आपसे कही है? बता दूंगा। मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है। जोरावर ने तसल्ली भरे अंदाज में सिर हिलाया। अब बैकुंठ लाल को ढूंढने की बजाय दयाल सिंह और जुगल किशोर को ढूंढो। बैकुंठ लाल को उन दोनों ने पकड़ रखा है। अगर वो दोनों अकेले मिले तो समझ लेना कि बैकुंठ लाल का काम तमाम करके जेवरात उन लोगों ने हासिल कर लिया। ये दोनों जिस कार पर थे उसका नंबर बता देता हूँ। इससे उन दोनों को तलाश करने में आसानी होगी। जोरावर ने दयाल सिंह और जुगल किशोर की कार का नंबर बता दिया। दोनों हद दर्जे के खतरनाक और दोनों के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। रंजन गुप्ता उसकी बात काटकर गंभीर स्वर में बोला, तुम अब जाओ। जोरावर हिचकिचाहट भरी मुद्रा में उसे देखने लगा। अब क्या है? गुप्ता साहब, वो हिस्सा। निश्चिंत रहो जोरावर। गुप्ता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अगर देवराज चौहान जेवरातों को हासिल करने में सफल हो गया तो तुम्हारा हिस्सा तुम्हें ज़रूर मिलेगा। समझो, यह शब्द मैं नहीं, देवराज चौहान कह रहा है। जोरावर के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी और गायब हो गई। ठीक है गुप्ता साहब, अब मैं चलता हूँ। रंजन गुप्ता के सिर हिलाने पर जोरावर पलटा और आगे बढ़ गया। अगला दृश्य। देवराज चौहान के होठों से क्रोध भरी गुर्राहट उभरी। गुप्ता, यह खबर तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है। दयाल सिंह और जुगल किशोर जैसे इंसान ज़्यादा देर छिपे नहीं रह सकते। अगर हम अपनी तलाश तेज़ कर दें तो कुछ ही घंटों में इन लोगों को ढूंढ सकते हैं। मैं भी इन लोगों को तलाश करूंगा। रंजन गुप्ता बोला। बाली के आदमियों में दो चार मेरे आदमी हैं, उन्हें भी खबर कर देता हूँ, ताकि अगर दयाल या जुगल में से कोई बाली के पास पहुँचे तो हमें इत्तला मिल जाए। जोरावर को भी ये कह देते, जगमोहन बोला। उसे कहा तो नहीं। गुप्ता ने सिर हिलाया। लेकिन जाहिर है कि वह भी इस बात को ध्यान रखेगा, उनके बारे में खबर मिलते ही हमें बता देगा। देवराज चौहान सिर हिलाकर बोला, हमें वक्त बर्बाद न करके काम पर लग जाना चाहिए। अब तो हमें काम करने की दिशा भी मिल गई है। तुम आराम करो जगमोहन, ज़्यादा चलना फिरना नहीं। अभी तुम्हें आराम की सख्त आवश्यकता है। जगमोहन सिर हिलाकर रह गया। चलें? देवराज चौहान ने गुप्ता को देखा। हम दोनों का साथ रहना ठीक नहीं, रंजन गुप्ता बोला। अगर किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो समझते देर नहीं लगेगी कि वॉल्ट का भीतरी अलार्म मैंने बंद किया था। ठीक कहते हो तुम। हमें अलग अलग ही काम करना चाहिए।
देवराज चौहान ने सिर हिलाया। अगर कोई खबर मिले तो जगमोहन को बता देना। मुझे कुछ मालूम हुआ तो मैं भी इसे बता दूंगा। रंजन गुप्ता सिर हिलाकर रह गया। अगला दृश्य। 2 घंटों में तुम कार को यहाँ वहाँ घुमाए जा रहे हो। दयाल सिंह ने दांत भींचकर गर्दन घुमाई और बैकुंठ को देखा। आखिर जाना कहाँ है? इतना पेट्रोल भी नहीं कार में। आगे देखो, एक्सीडेंट हो जाएगा। बैकुंठ ने शांत स्वर में कहा। अगर पेट्रोल नहीं है तो टंकी भरवा लो। दयाल सिंह ने दांत पीसकर गर्दन घुमा ली। जुगल किशोर ने हाथ में रिवॉल्वर की नाल का दबाव बैकुंठ की कमर में बढ़ा दिया। बैकुंठ ने उसे देखा। कहाँ जाना है बैकुंठ लाल? जुगल किशोर ने जहर भरे स्वर में पूछा। चिंता मत करो, जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे। चिंता कैसे ना करें? तुम यूं ही कार को सड़कों पर दौड़ा रहे हो। हमें भी अब सोचना पड़ रहा है कि तुम्हारे दिमाग में क्या है। कुछ नहीं है मेरे दिमाग में। बैकुंठ मुस्कुराया। जल्दबाजी में काम बिगड़ सकता है। मैं सब्र के साथ काम ले रहा हूँ। कैसा सब्र? मैं ये जानने की चेष्टा में हूँ कि कोई हमारे पीछे तो नहीं लगा। करोड़ों के जेवरातों का मामला है, संभल कर चलना ही पड़ता है। मैं कुछ कहूँ बैकुंठ लाल? जुगल किशोर पूर्व लहजे में बोला। क्या? मैंने तसल्ली कर ली है, कोई हमारे पीछे नहीं है। अब बोलो कहाँ चलना है? जुगल किशोर के सर में कुर्राहट और आंखों में सर्द भाव आ गए थे। ठीक है, अगर तुमने तसल्ली कर ली है तो मुझे क्या एतराज़? बैकुंठ ने उसकी आंखों में झांका। सीधा वहीं चलते हैं जहाँ मैंने जेवरात छिपा रखे हैं। दयाल सिंह, कार को वापस मोड़ लो। अगले क्रॉसिंग से दयाल सिंह ने कार वापस मोड़ ली। सीधे चलो। जाना कहाँ है? दयाल सिंह उखड़े सर में क्या उठा। बता तो रहा हूँ, चलते रहो। बैकुंठ ने उखड़े सर में कहा। मन ही मन में विचलित हो उठा था कि इन लोगों पर कैसे काबू पाए। काफ़ी देर से इन लोगों को यूं ही घुमाया जा रहा था, ये सोचकर कि शायद इन लोगों को ठिकाने लगाने का कोई अवसर मिल जाए। परंतु जुगल किशोर ने उसकी कमर से सावधानी से रिवॉल्वर सटा रखी थी। मैं खुद भी सतर्क था। इसी कारण से कुछ भी कर गुजरने का कोई मौका नहीं मिल सका था। इसके साथ ही वह यह बात भी महसूस कर रहा था कि इससे ज़्यादा इन लोगों को नहीं टाला जा सकता, वरना ये लोग उसके प्रति भी सख्त रवैया अपना लेंगे। बाएं मोड़ लो। बैकुंठ का दिमाग तेज़ी से चल रहा था। मन ही मन उसने रिस्क लेने का फैसला कर लिया था। उसके कहने पर दयाल ने कार को उसकी बताई दिशा में मोड़ दिया। बैकुंठ के बताने और दयाल सिंह के कार को मोड़ने का सिलसिला चलता रहा। जुगल किशोर ने रिवॉल्वर की नाल उसकी कमर से लगा रखी थी। आखिरकार बैकुंठ ने शहर की सुनसान जगह पर जंगल के किनारे कार रुकवा ली। ये क्या है? जुगल किशोर के होठों से निकला। यहीं पर तो आना था। दयाल सिंह और जुगल किशोर की नज़रें मिली। आंखों ही आंखों में बातें हुई। दयाल सिंह एकाएक सख्त स्वर में बोला। यह हमसे कोई चालबाजी खेल रहा जुगल? कैसी चालबाजी? बैकुंठ के माथे पर बल पड़ गया। दयाल, हो सकता है इसे यहीं आना हो। जुगल किशोर ने अजीब से लहजे में कहा और खिड़की से बाहर झाँक कर देखा। बाहर अंधेरा फैलना आरंभ हो गया था। तत्पश्चात उसने पुनः दयाल को देखा। सुनसान जगह, सामने जंगल है। अगर ये चालाकी करता है तो इसकी गर्दन अलग करने के लिए इससे बढ़िया जगह और कौन सी होगी? नहीं। जुगल किशोर दांत बीच कर हंसा। आपस में सलाह मशवरा कर रहे हो? धमकी दे रहे हो? बैकुंठ एकाएक गुर्रा पड़ा। नहीं। जुगल किशोर दांत बीच कर हंसा। आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं। बैकुंठ उन दोनों को बारी बारी घूरता रहा। अब क्या करना है? तुम जंगल में जाना है। बैकुंठ दयाल की बात काट कर बोला। कम से कम 20 मिनट तक पैदल चलना पड़ेगा। उसके बाद उसके बाद उसके बाद जेवरातों की बात करेंगे। बैकुंठ तीखे सर में बोला। सिर्फ बात? जेवरातों के दर्शन भी, सिर्फ बात नहीं। दयाल सिंह ने जुगल किशोर को देखा। ये जैसा कह रहा है मान लेते हैं इसकी बात। जुगल किशोर क्रूरता भरी हंसी हंसा। सिर्फ 20 मिनट की तो बात है। थोड़ा सा पैदल चल लेने में क्या हर्ज है? जेवरात हासिल नहीं हुए तो तफरी हो जाएगी। दयाल सिंह ने सिर हिलाया। दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और फिर पिछला दरवाज़ा खोलते हुए जेब से रिवॉल्वर निकाली। चल बाहर आ। बैकुंठ बाहर निकला तो जुगल किशोर भी उसके साथ साथ बाहर निकल आया। बैकुंठ ने दोनों के हाथों में दबी रिवॉल्वरों को देखा। तुम दोनों ने जिस ढंग से रिवॉल्वर में पकड़ रखी है उससे लगता नहीं कि तुम दोस्ती के मूड में हो। बैकुंठ ने उड़ बीच कर कहा। मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि ये हमारी दोस्ती की नींव है। जुगल किशोर ने हंसकर कहा। नींव पर जब दीवार खड़ी हो जाएगी तब हम लोग बिछड़े भाइयों की तरह गले मिलेंगे। और दीवार कब खड़ी होगी? जब करोड़ों के जेवरातों का तसल्ली बंटवारा हो जाएगा। चलो जेवरातों के पास चलते हैं। बैकुंठ ने सिर हिलाया और कदम जंगल की तरफ बढ़ा दिए। दोनों उसकी अगल बगल तीनों सड़क से उतरकर जंगल में प्रवेश कर गए। जंगल में तो अंधेरा है, जुगल किशोर बोला। जुगल, दयाल सिंह सतर्क स्वर में बोला, संभल कर, यह अंधेरे में कोई गड़बड़ भी कर सकता है। मेरा भी यही ख्याल है। तुम दो हो, तुम लोगों के पास रिवॉल्वर है, मैं अकेला हूँ। बैकुंठ ने कड़वे स्वर में कहा। इन हालातों में अगर मैं कुछ करना भी चाहूँ तो कामयाब नहीं हो सकूँगा, इसलिए निश्चिंत रहो। जंगल में इतना गहन अंधेरा था कि एक हाथ को दूसरे हाथ का आवाज़ नहीं हो रहा था। पेड़ों के मोटे मोटे तने सांपों के समान दिखाई दे रहे थे।
अंधेरे में चलते चलते दयाल सिंह को पत्थर से ठोकर लगी। वह ज़ोरों से लड़खड़ाया और संभल गया। बेहतर होगा मुझ पर ध्यान देने की अपेक्षा रास्ते पर ध्यान दो। आगे रास्ता काफ़ी ख़राब है, कहीं चट्टानी पत्थर है तो कहीं गड्ढे। बैकुंठ लाल ने व्यंग भरे लहजे में कहा। मैं कहीं भागने वाला नहीं। दरअसल तेरे भागने की हमें परवाह भी नहीं है। जुगल किशोर क्या उठा। हमें तो करोड़ों के जेवरातों की चिंता है कि अगर तू भागा और हमारी चलाई गोली से मर गया तो उन जेवरातों का क्या होगा जो तुमने छिपा रखे हैं। भाड़ में जाओ। बैकुंठ लाल भुनभुना उठा। बहरहाल इस घटना के बाद यह आवश्यक हुआ कि दयाल सिंह और जुगल किशोर का आधा ध्यान अंधेरे में भरे रास्ते पर हो गया, आधा ध्यान बैकुंठ लाल पर। बैकुंठ लाल के होठ भिजे हुए थे। अंगारों के समान सुर आंखें बारी बारी दोनों को देखे जा रही थी। मस्तिष्क में खतरनाक योजना पनप चुकी थी। वो जानता था जेवरातों तक पहुंचने के पश्चात उसे सिर्फ मौत ही हासिल होनी थी, इसलिए ज़िंदगी का जुआ खेलने में उसे ज़रा भी गुरेज नहीं था। चलते चलते वह दोनों को चोर निगाहों से देखे जा रहा था। तत्पश्चात धीमे धीमे उसका हाथ जेब की तरफ सरकने लगा। अंधेरे के कारण उसकी हरकत का आवाज़ दोनों में से किसी को भी न हो सका। पलक झपकते ही बैकुंठ लाल ने जेब से अपनी रिवॉल्वर निकाली और जुगल किशोर की तरफ करके फायर कर दिया। गोली जुगल किशोर के चेहरे को फोड़ती हुई खोपड़ी के पिछले हिस्से से निकलती चली गई। वह चीख भी ना सका और पीठ के बल नीचे जा गिरा। दयाल सिंह बैकुंठ लाल की आशा के विपरीत कहीं ज़्यादा सतर्क निकला। गोली चलने की आवाज़ सुनते ही उसने छलांग मारी और 6 फीट दूर पेड़ के मोटे तने की आड़ ले ली। दूसरे ही पल उसे मालूम हो गया कि क्या हुआ है। उसके जबड़े कस गए, आंखों में खून उतर आया। दयाल सिंह को पेड़ के तने के पीछे छिपते पाकर बैकुंठ लाल ने भी कहीं आड़ लेनी चाहिए कि दयाल सिंह की घुर्राहट सुनकर वहीं थम गया। हिलना नहीं, तुम मेरे निशाने पर हो। अगला दृश्य। मेरी मानो तो मुझे कार से उतार कर खुद कार लेकर भाग जाओ। काफ़ी देर से सोहनलाल के इशारे पर शहर की सड़कों पर ही कार घुमाने से उकताकर राजीव खत्री ने कहा, तुम्हारे पास बच निकलने का पर्याप्त समय होगा। यही तो दिक्कत है, सोहनलाल ने मुंह बिचका कर कहा। कैसी दिक्कत? मैं कार चलाना नहीं जानता। अगर जानता होता तो कब का तुमसे मुक्ति पा चुका होता। अब ये भी नहीं हो सकता कि मैं कार से उतर जाऊं, तुम कार लेकर आगे चले जाओ। ऐसी स्थिति में तुम कार सहित आगे की अपेक्षा हर हाल में मुझे पकड़ने की चेष्टा करोगे। अगर तुमने भजन सिंह को नहीं मारा होता तो शायद मैं तुम पर विश्वास। भजन सिंह, वो कार ड्राइवर? हाँ। वो भी वॉल्ट डकैती में शामिल था? बिल्कुल था। इसका मतलब वो तुम लोगों का पांचवा साथी था, जिसके बारे में मैं जान नहीं पा रहा था। राजीव खत्री ने सिर हिलाया, फिर बोला, उस वक्त दूसरे हालात थे। भजन सिंह की जान लेने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। जगमोहन मेरी निगरानी पर अस्पताल में था। उसे ले जाने वाले को मैं कैसे छोड़ सकता था? परंतु इस समय स्थिति दूसरी है। मैं तुम्हारे निशाने पर। मुझे अपने शब्दों के जाल में फंसाने की चेष्टा न करो। सोहनलाल उसकी बात काट कर क्या उठा। जितना तुम सोच रहे हो मुझसे ज़्यादा समझदार हो। कहने के साथ ही सोहनलाल ने सावधानी से गन को सीट पर रखा और सतर्क आकर राजीव खत्री पर टिकाए गोली वाली सिगरेट सुलगाने के पश्चात पुनः गन को उठा लिया। कश लेते ही उसके मस्तिष्क को तरावट पहुंची। राजीव खत्री विवश था, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। वह कार की ड्राइविंग सीट पर था और सोहन लाल पिछली सीट पर गन को थामे। वह कुछ भी करता कामयाब नहीं हो पाता और गन ने उसका काम तमाम कर देना था। एक रास्ता है, एकाएक सोहनलाल बोला। क्या? किसी सुनसान जगह तुम्हें ले जाकर शूट कर दूँ। इससे तुम्हें क्या मिलेगा? तुमसे मुक्ति। क्यों मेरे खून से अपने हाथ रंगते हो? खत्री ने एकाएक सावधान स्वर में कहा। मैंने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या? बिगाड़ तो सकते हो। सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट का तगड़ा कश लिया। सुना तुम बहुत खतरनाक जासूस हो। दुश्मनों ने हवा उड़ा रखी है, वरना मैं तो कुछ भी नहीं। राजीव खत्री समझ रहा था कि सोहनलाल कम से कम उसकी जान नहीं लेगा। अगर लेनी होती तो अब तक ये सारा निपटारा कर चुका होता। खत्री साहब, सोहनलाल एकाएक शब्द चबा कर क्या उठा। असल बात यह है कि मैं बहुत पहले से ही तुम्हारी जान लेकर तुम्हारी छुट्टी कर चुका होता, परंतु तकलीफ दे बात यह है कि मैंने कभी किसी का खून नहीं किया और ऐसे काम करने से मैं परहेज़ करता हूँ। मेरा काम ताले खोलना है, गन का मुंह खोलना नहीं। शरीफ आदमी हूँ। तो फिर गन क्यों पकड़ रखी है? तुम्हें डराने के लिए? सोहनलाल ने दांत फाड़े। राजीव खत्री गहरी सांस लेकर खामोश हो गए। तुम? सोहनलाल के बाकी के शब्द मुंह में ही रह गए। इस समय वह शहर के सुनसान इलाके से गुजर रहे थे कि एकाएक तेज फायर की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। अगले ही पल खत्री का जूता ब्रेक पैडल पर दबता चला गया। कार तीव्र झटके के साथ रुक गई। सोहनलाल का ध्यान खत्री की तरफ गया। कार क्यों रोक दी? तुमने गोली की आवाज़ नहीं सुनी? सुनी। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, चलकर देखते। तुम्हारा कोई सगा भाई है? नहीं। तो फिर तुम्हें किस बात की चिंता? जाहिर है कि जंगल में कम से कम तुम्हारा भाई नहीं है। मस्त रहो, कार आगे बढ़ो। सोहनलाल ने गन की नाल उसकी खोपड़ी पर रख दी। राजीव खत्री कसमसा उठा। तुम्हें जंगल में जाकर देखने में ऐतराज़ है? सरासर है। तुम साले कमीनी जात के पुलिस वाले मौका मिलते ही मेरी गन चीर कर मेरी ऐसी तैसी कर दोगे। सोहनलाल कटुता से भरी हंसी हंसा। तुम कार में ही अच्छे लगते हो, चलाओ कार।
मेरी बात का यकीन करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। खत्री ने व्यवस्था भरे सर में कहा। तुम बुरे इंसान नहीं हो, अब तक मुझे इस बात का एहसास हो चुका है। ये बात जुदा है कि तुम ताला तोड़ो और वॉल्ट में राजा का लॉकर तुमने खोला। मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करूँगा। तुम्हारी माँ है? हाँ, गाँव में रहती है। राजीव खत्री झल्ला कर बोला। उसी माँ की कसम खाकर कहते हो कि मेरे साथ दगाबाजी नहीं करोगे और अपनी बात पर पक्के रहोगे? सोनलाल ने सिर हिलाकर उसे देखा। हाँ, मैं अपनी माँ की कभी भी झूठी नहीं कसम झूठी नहीं होने देता। सोनलाल ने 2 पल सोचा। ठीक है, चलो। कहते हुए सोनलाल ने दरवाज़ा खोला और कार से बाहर आ गया। खत्री भी बाहर आ गया। चारों तरफ घना अंधेरा छा चुका था। तुम्हारे पास रिवॉल्वर है? नहीं। खत्री ने सिर हिलाया। वो तो अस्पताल के बाहर ही तुमने गिरा दी थी। गोली की आवाज़ कहाँ से आई थी? उस दिशा से। खत्री ने हाथ उठाकर इशारा किया। तुम्हारे पास टॉर्च है? टॉर्च? खत्री पल भर के लिए ठिठका। शायद शायद कार के डैशबोर्ड में पड़ी। देखता हूँ। कहने के साथ ही खत्री ने कार की खुली खिड़की से भीतर हाथ डालकर डैशबोर्ड को खोला और बीच में हाथ मारकर पेंसिल टॉर्च निकाल ली। चलो। दोनों जंगल की तरफ बढ़ने लगे कि ठिठक गए। कुछ ही दूर पर उन्हें अन्य कार खड़ी नजर आई। वो कार? सोनलाल के होठों से निकला। उन्हीं लोगों की होगी जिन्होंने जंगल में फायर किया। खत्री बोला। वक्त को बर्बाद मत करो, जल्दी चलो। दोनों अंधेरे में डूबे जंगल में प्रवेश कर गए। घना अंधकार वहाँ व्याप्त था। 2 फीट दूर की वस्तु भी स्पष्ट न दिखाई दे रही थी। उनके आगे बढ़ने की स्पीड बेहद धीमी रही। मैं सोच रहा हूँ, सोनलाल खत्री के प्रति सतर्क और गन को तैयार रखे हुए थे कि अगर वो कोई हरकत करे तो उसे भून दे। मुझे तुम्हारे साथ इधर नहीं आना चाहिए था। कोई गोली चलाए या बम, मुझे क्या? तुम तो पुलिस वाले हो। भीतरी गड़बड़ को पकड़ लिया तो तुम्हें फ़ायदा होगा। मुझे इन बातों से क्या लेना देना? ये बात तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। खत्री ने कहते हुए पेंसिल टॉर्च ऑन कर ली। अब चलते रहो। वाह, क्या टॉर्च है! सोनलाल व्यंग से बोल पड़ा। सारे जंगल में तेज किरणें फैल गईं। आंखें चौंधिया रही हैं। खत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। पेंसिल टॉर्च की रोशनी ज़्यादा दूर न जा रही थी। दोनों धीमी गति से आगे बढ़ते रहे। खत्री की पैनी निगाहें अंधेरे से भरे जंगल का जायजा ले रही थी और सोहनलाल गन को थामे खत्री के प्रति बेहद सावधान था। गोली वाली सिगरेट की तलब उठ रही थी, परंतु अपनी इस इच्छा को कठिनता से दबाए हुए था। अगला दृश्य। रिवॉल्वर फेंक दो। दयाल सिंह का घुर्राहट से भरा सर पुनः बैकुंठ लाल के कानों से टकराया और अपनी जगह से हिलने की जरा भी कोशिश न करना। बैकुंठ लाल जहाँ का तहाँ खड़ा रह गया। जुगल किशोर की लाश चंद फीट दूर पीठ के बल गिरी पड़ी थी। उसे दुख तो इस बात का हो रहा था कि ज्ञान अंधेरे का भी फायदा नहीं उठा पाया। दयाल सिंह उससे कहीं ज़्यादा फुर्तीला निकला। इससे पहले कि जुगल किशोर को गोली मारकर कहीं छिप पाता, दयाल सिंह ने फौरन आड़ लेकर उसे निशाने पर ले लिया था। सोच मत बैकुंठ लाल। दयाल सिंह का खूंखारतापूर्ण स्वर पुनः उसके कानों में पड़ा। यह सोचने का वक्त नहीं है और ना ही तुम मेरी रिवॉल्वर से बच सकते हो। अगर तुम जिंदा हो तो महज करोड़ों के जेवरातों की खातिर। तुमने मेरे पुराने साथी को मार दिया। चाहिए तो यही कि तुम्हें फ़ौरन गोली मार दूं, लेकिन फिर भी एक मौका दे रहा हूँ। रिवॉल्वर फेंक दो। बैकुंठलाल दांत किटकिटा उठा। इस तरह तुम जेवरातों तक नहीं पहुँच सकते दयाल। जाहिर है जेवरात सामने आती तुम मुझे गोलियों से बूंद दोगे और नहीं। दयाल सिंह का खतरनाक स्वर गूंजा। एक मौका तुम्हें अवश्य दूंगा। आगे के कामों को अगर तुमने शराफत से अंजाम दिया तो जीने के हकदार बन जाओगे। इसलिए समझदारों की तरह खुद को हकदार बनकर दिखाओ। बैकुंठ लाल के सामने और कोई रास्ता नहीं था। दयाल सिंह की बात तो उसे हर हाल में माननी ही थी, वरना वह उसे गोली मार सकता था। बहरहाल दिल में इस बात की तो तसल्ली थी कि एक को ख़त्म कर दिया और मौका लगा तो दयाल सिंह को भी रास्ते से हटा देगा। बैकुंठ लाल ने रिवॉल्वर फेंक दी। दयाल सिंह तने की ओर से बाहर आ गया। हाथ ऊपर करो। दयाल सिंह सख्त स्वर में बोला। बैकुंठ लाल ने हाथ ऊपर किए तो दयाल सिंह ने उसकी फेंकी रिवॉल्वर उठाकर जेब में ठूसी और उसे हाथ नीचे कर लेने को कहा। बैकुंठ लाल ने हाथ नीचे कर लिए। दयाल सिंह चेहरे पर दरिंदगी के भाव समेटे आगे बढ़ा और रिवॉल्वर की नाल जोरों से उसके गाल पर मारी। हरामजादे, तू क्या समझता था? जुगल को मारने के बाद मुझे भी मार देगा? लेकिन मैं शुरू से ही तेरी तरफ से सावधान था। नाल लगने से गाल फट गया और मुंह से भर आए खून को बैकुंठ लाल ने थूका और सुर्ख निगाहों से दयाल सिंह को घूरने लगा। चल। दयाल सिंह ने रिवॉल्वर की नाल उसकी नाक से टच की। उस तरफ चल जिधर करोड़ों के जेवरात छिपा रखे हैं। जल्दी कर। बैकुंठ लाल ने चुनौती भरी निगाह से उसे देखा और आगे बढ़ने लगा। अंधेरे में एक दूसरे के चेहरे के भाव नजर नहीं आ रहे थे। इस प्रकार सख्त रवैया अपनाकर तुम करोड़ों के जेवरात प्राप्त नहीं कर सकते। करोड़ों के जेवरात हासिल होने के पश्चात रवैया नर्म हो जाएगा। दयाल सिंह ने गुर्रा कर कहा। हम तुमसे शराफत से पेश आ रहे थे और हमारी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर तुमने जुगल को शूट कर दिया। चलते चलते भी अब दयाल सिंह की रिवॉल्वर बैकुंठ लाल की पीठ से सटी थी।
इतना कुछ करने के बाद भी तुम समझते हो कि तुमसे प्यार से बात की जाएगी? बैकुंठलाल दांत किटकिटा कर रह गया। अगर मैं तुम्हें करोड़ों के जेवरात तक ना ले जाऊं तो रिवॉल्वर की सारी गोलियां तुम्हारे बदन में उतार दूंगा। मैं जानता हूँ ऐसे ही होगा। बैकुंठलाल मौत की सी हंसी हंसा। लेकिन मेरे सामने इस बात की भी तो कोई गारंटी नहीं कि बाद में भी जिंदा रहूंगा। जिंदा रहोगे, दयाल सिंह सपाट लहजे में बोला, क्योंकि मेरी दिलचस्पी सिर्फ राजा सुरेंद्र प्रताप सिंह के जेवरातों में। आधे तुम्हारे आधे मेरे। उसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। लालच की पट्टी पढ़ा रहे हो? बैकुंठलाल की आवाज़ में जहरीलापन था। जो मर्जी समझो, दयाल सिंह ने पूर्वत लहजे में कहा। मैं फ़ौरन जेवरातों तक पहुंचना चाहता हूँ। उसके बाद मेरा कहा सच है या झूठ तुम्हारे सामने होगा। और कितना चलना है अभी? थोड़ा सा। बैकुंठलाल समझ चुका था कि राजा सुरेंद्र प्रताप के जेवरात उसे या दयाल सिंह में से एक को ही मिलने हैं। जिसने सामने वाले को मार दिया वही राजा के करोड़ों के जेवरातों का मालिक बनेगा। और वह किसी भी हाल में मरना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे राजा के जेवरातों का मालिक बनना था। अगला दृश्य। 15 मिनट के पश्चात बैकुंठलाल ठटका तो दयाल सिंह के हाथ में थमी रिवॉल्वर सख्ती के साथ उसकी कमर से आ सटी। चारों तरफ घना अंधेरा था। हल्की हवा चलने के कारण कभी कभार पेड़ों के पत्ते खड़कने की आवाज़ आ जाती थी। यहाँ क्यों खड़ा हो गया? किधर को चलना है? दयाल सिंह गुर्राया। पहुँच तो गए हैं, बैकुंठलाल ने सर्द भाव में कहा। अपने दाईं तरफ देख, 20 कदम की दूरी पर छप्पर डालकर झोपड़ी बनी है। दयाल सिंह ने निगाह घुमाकर अंधेरे में आंखें फाड़कर बैकुंठलाल की बताई दिशा में देखा। अंधेरे में डूबी झोपड़ी का खाका नजर आया। उस झोपड़ी में जाना है। दयाल सिंह पुनः गुर्राया। हाँ तो चल। ऐसे नहीं दयाल सिंह, बैकुंठलाल ने दयाल सिंह से सख्त स्वर में कहा। मैं खाली हाथ हूँ। करोड़ों के जेवरातों तक तुम मेरे साथ खाली हाथ ही चलोगे। रिवॉल्वर हम दोनों के बीच नहीं रहेगी। रहेगी। नहीं रहेगी। बैकुंठलाल के सर में घुर्राहट भर आई। आखिरी मौके पर तुम खामखा का झंझट खड़ा करना ही चाहते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन इतना याद रखो, जब तक मैं रहूँगा जेवरात रहेंगे। मेरे मरते ही जेवरातों का वजूद समाप्त हो जाएगा। दोनों के बीच कई पल मौत का सन्नाटा छाया रहा। बैकुंठलाल पलटकर अंधेरे में ही दयाल सिंह को देखने लगा था। अगर रिवॉल्वर रखना ही चाहते हो तो एक रास्ता है, बैकुंठलाल बोला। क्या? मेरी रिवॉल्वर मेरे हवाले कर दो। हरगिज़ नहीं। बैकुंठलाल कड़वी हंसी हंसा। तो अपनी रिवॉल्वर अंधेरे में फेंक दो। एक काम तो तुम्हें करना ही होगा। दयाल सिंह दांत भींचे उसे निहारता रहा। अगर इस मामले पर ज़्यादा देर सोचते रहना चाहते हो तो मुझे इजाज़त दो, कहीं आराम से बैठ सकूं। बैकुंठलाल ने सिगरेट निकाल कर सुलगा ली। तीली की रोशनी में दोनों के धधकते चेहरों को एक दूसरे ने देखा। तुम्हारे रिवॉल्वर ना फेंकने का मतलब है तुम कुछ करने की सोचे बैठे हो। शायद करोड़ों के राजा के जेवरातों के हाथ आते ही मुझे शूट कर देने का प्रोग्राम है। बैकुंठलाल का स्वर एकाएक धधक उठा। ठीक है। एकाएक दयाल सिंह गुर्रा। मैं रिवॉल्वर फेंक देता हूँ। कहने के साथ ही उसने रिवॉल्वर अंधेरे की तरफ उछाल दी। गुड। समझदार आदमी हो तुम। बैकुंठलाल जहरीली हंसी हंसा। लेकिन मेरे दोस्त, दूसरी रिवॉल्वर भी तो बाहर निकालो। मेरी वाली रिवॉल्वर, जो उठाकर तुमने अपनी जेब में डाल ली थी। दयाल सिंह ने दांत किटकिटाकर जेब में पड़ी बैकुंठलाल वाली रिवॉल्वर निकाली और उसे भी अंधेरे में उछाल दिया। बहुत अच्छे आदमी हो तुम। बाली के पल्ले कैसे पड़ गए? बैकुंठलाल ने तीखे स्वर में कहा। अब हम अच्छे दोस्तों की तरह एक दूसरे की तलाशी लेकर सारी शंकाएं समाप्त कर देंगे। शायद हम में से किसी ने कोई हथियार छिपा रखा हो। दयाल सिंह ने कोई एतराज़ न किया। दोनों ने एक दूसरे की तलाशी लेकर अपनी तसल्ली की। अब चलो, दयाल सिंह ने दांत भींच कर कहा। कहाँ? झोपड़ी में जेवरातों के पास। कहाँ छिपाया तुमने उन्हें? बैकुंठलाल हंस पड़ा। मेरे प्यारे दयाल सिंह, अब तुम मुझे किस दम पर अपने इशारे पर चलवाना चाहते हो? रिवॉल्वर तुम्हारे पास है नहीं। बेबस तुम मुझे कर नहीं सकते। जुगल किशोर मर चुका है। एक तुम हो, एक मैं, बराबर की टक्कर है। क्या मतलब? दयाल सिंह के गले से गुर्राहट निकली। बच्चे तो हो नहीं जो मतलब ना समझो। बैकुंठलाल ने जहरीली हंसी हंसते हुए कहा। मेरा मतलब है जैसे आए वैसे ही वापस चले जाओ। भूल जाओ जेवरातों को। समझना सपना देखा था। दयाल सिंह का चेहरा भेड़िए की मानंद हो उठा। बैकुंठलाल, होशियारी कभी कभी बहुत महंगी पड़ती है और तुम खामखा होशियार बनने की कोशिश कर रहे हो। बेवकूफ़ी वाली बात मत करो। जैसे हमें काम चलता आ रहा है वैसे ही चलने दो। बैकुंठलाल व्यंग भरी हंसी हंसकर रह गया। इसका मतलब नहीं मानोगे? तेरे बाप का नौकर हूँ क्या? मेरे बाप का नहीं तो इसके नौकर तो हो गई। पलक झपकते दयाल सिंह नीचे झुका और अपने जूते के तले से खास अंदाज में घुमाकर बीच में फंसा रखी नन्ही सी पिस्टल निकाली और जूते का तला वापस यथा स्थान करते हुए सीधा हो गया। अब बोलो बैकुंठलाल। बैकुंठलाल की आंखें सिकुड़ गईं। बैकुंठलाल, बाली की कैसे तुम इसी प्रकार छिपा रखी पिस्टल से 3 को शूट करके फरार हुए थे? मेरी भी पुरानी आदत है इस प्रकार पिस्टल छिपा कर रखने की। लेडीज़ ही सही, पर जब काम आती है तो मौके पर आती है, जैसे कि अब। दयाल सिंह की आवाज़ में मौत के से भाव थे। तुमने 2 बार हेरा फेरी का रास्ता अपनाया। अब मैं तुम्हें किसी भी प्रकार का मौका नहीं दूंगा। बेशक तुम मुझे राजा के जेवरातों तक ना ले जाओ,
परवाह नहीं, लेकिन ये पिस्टल मेरे हाथों से नीचे नहीं गिरेगी। इतना वायदा अवश्य करता हूँ कि पिस्टल के दम पर कोई भी नाजायज़ बात नहीं करूँगा। जेवरातों को शराफत से आधा आधा करेंगे। बैकुंठ लाल खड़ा उसे घूरता रहा। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है बर्बाद करने को। अगर तुम्हारी हाँ है तो ठीक, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मारने के पश्चात खुद जेवरातों की तलाश करूँगा। अगर मिल गए तो मेरी किस्मत, नहीं तो वापस चला जाऊँगा। मुझे कुछ मिलेगा नहीं तो जाएगा भी कुछ नहीं, परंतु तुम्हारी जान तो जा चुकी होगी। दयाल सिंह के स्वर में निर्णायक भाव थे। बैकुंठ लाल समझ गया था कि दयाल सिंह जो कह रहा है वह कर भी देगा। ना चाहते हुए भी उसे सहमति भाव में सिर हिलाना पड़ा। गोली चलाऊं या? गोली चलाने की कोई ज़रूरत नहीं। बैकुंठलाल उसकी बात काट करके उठा। चलो, कहने के साथ ही वह झोपड़ी की तरफ बढ़ गया। झोपड़ी के करीब पहुंचकर दोनों ठिठके। भीतर लालटेन है, बैकुंठलाल बोला। उसे जला देता हूँ। ज़रूर जलाओ। कहने के साथ ही दयाल सिंह ने पिस्टल उसकी पीठ से सटा दी और खुद भी उसके समीप सरक आया, ताकि बैकुंठलाल किसी भी तरह की कोई हरकत कर ही ना सके। दोनों ने झोपड़ी में प्रवेश किया। बैकुंठलाल ने जेब से माचिस निकालकर कोने में पड़ी लालटेन जलाई और उसे ऊपर लटका दिया। झोपड़ी में मध्यम सी रोशनी फैल गई। दयाल सिंह ने सावधानी से झोपड़ी का निरीक्षण किया। जेवरात इसी जगह पर है। दयाल सिंह ने उसे देखा। हाँ, बैकुंठलाल ने गंभीर स्वर में कहा। कहाँ? उस कोने में। वहाँ से फूस हटाओ, नीचे तख्ता मिलेगा। तख्ता हटाते ही राजा के जेवरातों से भरा थैला नजर आएगा। अवश्य, अवश्य ऐसा ही होगा जैसा तुम कह रहे हो। दयाल सिंह दांत भींचकर बोला। लेकिन जेवरातों को निकालने का काम तुम करो। ठीक है। बैकुंठलाल ने कंधों को झटका दिया। मैं निकाल देता हूँ। कहने के साथ ही वे आगे बढ़ा। फूस हटाया तो नीचे तख्ता नजर आया। तख्ते को देखते ही दयाल सिंह की आंखों में तीव्र चमक लहरा उठी। बैकुंठलाल ने तख्ता हटाया और हाथ नीचे करके थैला लेकर मुंह पकड़ा और खींचकर बाहर निकालते हुए झोपड़ी के बीच में पटक दिया। क्या है इसमें? दयाल सिंह ने सतर्क भाव से उसे देखा। जेवरात, राजा की, कहते हुए बैकुंठलाल ने सिगरेट सुलगा ली। खोलो इसे। बैकुंठलाल ने सिगरेट का कश लिया और आगे बढ़कर थैले का मुंह खोला, उठाकर थैला उलट दिया। अगले ही पल झोपड़ी में जगमगाहट फैल गई। राजा के कीमती बेशकीमती जेवरातों ने आंखों को चौंधिया दिया था। ठगा सा दयाल सिंह मुंह फाड़े जेवरातों की जगमगाहट देखता रह गया। सिर्फ एक ही बात मस्तिष्क में कौंध रही थी कि ये वही अनमोल जवाहरात है जिन्हें पाने के लिए खतरनाक हस्तियां खून की नदियां तक बहाने को तैयार हैं, क्योंकि इनकी कीमत करोड़ों में आकी गई थी। स्तब्ध था दयाल सिंह, झुकता चला गया और हाथ आगे बढ़ाकर एक से एक खूबसूरत जगमगाते जेवरातों से छेड़छाड़ करने लगा। वह जेवरातों में इतना खोया कि सब कुछ भूल गया। बैकुंठलाल को भी भूल गया। 2 पल भी न बीते होंगे कि बैकुंठलाल के जूते की ठोकर उसके पिस्टल वाले हाथ पर पड़ी। पिस्टल दयाल सिंह के हाथ से फिसली और नीचे बिछे घास फूस में लुप्त हो गई। दयाल सिंह चौंक कर सीधा खड़ा हुआ। कहर भरी मुस्कुराहट होठों पर लिए बैकुंठलाल दयाल सिंह को देख रहा था। उसके हाथ में नन्ही सी पिस्टल थमी हुई थी। पिस्टल पर निगाह पड़ते ही दयाल सिंह की आंखें सिकुड़ती चली गईं। ये पिस्टल वही है जिससे मैंने बाली के 3 आदमियों को मारा और कैद से भाग निकला। सब कुछ जानते हुए भी तुम भूल गए कि जिस पिस्टल की सहायता से मैं फरार हुआ वो कहाँ गई? बैकुंठलाल विशैली हंसी हंसा। फरारी के पश्चात इसे मैंने पुनः जूते के सोल में छिपा लिया था, और वह रिवॉल्वर तो मैंने उन्हीं 3 मारे गए आदमियों के पास से उठाई थी। तुम मात खा गए दयाल सिंह, हार गए। अगर मुझे गोली मारने के पश्चात इन बेशकीमती जवाहरातों को छू छू कर देखते तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन अब तो समय हाथ से निकल गया। दयाल सिंह के दांत भिज गए। चेहरे पर मौत के भाव नाचने लगे। पुराने मॉडल की इस पिस्टल में 5 नन्ही नन्ही सी गोलियां भरी जाती हैं, जिनमें से 3 तो मैं चला चुका हूँ, बाकी बची 2, और मुझे पूरा विश्वास है कि 2 तुम्हारे लिए काफ़ी होंगी। कहने के साथ ही बैकुंठलाल दांत फाड़कर दरिंदगी से भरी हंसी हंसने लगा। ठीक कहते हो, दयाल सिंह गुर्राया। तुम्हें गोली मारने के पश्चात ही मुझे जेवरातों पर निगाह डालनी चाहिए थी। तुम तो गलती कर चुके, लेकिन मैं गलती नहीं करूँगा। वहशी सर में कहते हुए बैकुंठलाल ने हाथ में थाम रखी पिस्टल का तिगर 2 बार दबाया। आधे पल में ही अंगारों में लिपटी 2 नन्ही गोलियां सामने खड़े दयाल सिंह के सीने में धंसती चली गईं। दयाल सिंह को संभलने का भी मौका न मिला। अविश्वास से उसकी आंखें फट गईं। लालटेन के प्रकाश में उसके चेहरे पर छाए पीड़ा के भाव भयावह से नजर आने लगे। सीने में उत्पन्न हो चुके 2 छेदों से खून उबल कर बाहर आने लगा। उसने दोनों हाथों से अपना सीना थाम लिया, फिर घुटने मुड़ते चले गए। वह छाती के बल नीचे बिखरे करोड़ों के जेवरातों पर जा गिरा। मौत के सन्नाटे में बैकुंठलाल का खूनी कहकहा गूंज उठा। साला! बैकुंठलाल ने माल छीनना चाहता था। कहकहा रोकते हुए बैकुंठलाल जहरीले स्वर में कह उठा। ये क्या जाने बैकुंठलाल अब तक इन जैसे बीसियों को ठिकाने लगा चुका है। इसके साथ ही उसने हाथ में थाम रखी खाली पिस्टल एक तरफ फेंकी और आगे बढ़कर जेवरातों पर गिरे दयाल सिंह के सिर के बाल पकड़कर उसे दूसरी तरफ लुढ़का दिया। दयाल सिंह के होंठों से मध्यम सी दर्द भरी कराह निकली। मरा नहीं हरामी अभी तक? बैकुंठलाल ने दांत भींच कर कहा और बिना उसकी तरफ ध्यान दिए नीचे बिखरे खूबसूरत जेवरातों को देखने में व्यस्त हो गया।
अभी तक जी भरकर जेवरातों को देखने का मौका न मिला था। दयाल सिंह अधमरा हो चुका था। शरीर से आधी से ज़्यादा जान निकल चुकी थी। रिवॉल्वर की गोलियां होती तो वह कब का मर चुका होता, परंतु पिस्टल की नन्ही गोलियां एकदम उसकी जान तो नहीं ले पाई थी। अलबत्ता मौत भी अब निश्चित ही थी। राजा के जेवरातों पर जब दयाल सिंह गिरा था तो पीड़ा में तड़पते उसका हाथ जेवरातों में मौजूद खंजर पर जा टिका था, जिसके हत्थे पर अमूल्य हीरे जवाहरात जड़े थे। जब बैकुंठ लाल ने उसे पकड़कर एक तरफ घसीटा तो तब भी वह खंजर उसके हाथ में था। पेट के बल पड़ा दयाल सिंह दर्द में तड़पते दांत भींचकर बेहद कठिनता से पलटा और खून से भरी निगाहें बैकुंठ लाल की पीठ पर जा टिकी। खंजर के हीरे जवाहरातों से जड़े हत्थे पर दयाल सिंह की उंगलियां सख्ती से लिपट चुकी थीं। आंखों में जैसे खून से भरी लपटें उठ रही थीं। एक हाथ से दयाल सिंह छाती थामे उठने की चेष्टा में व्यस्त हो गया। शरीर तो जैसे उसका साथ ही नहीं दे रहा था। बैकुंठलाल हीरे जवाहरातों से जड़े आभूषणों की खूबसूरती में खो चुका था। आसपास क्या हो रहा है उसे ज़रा भी इस बात का एहसास नहीं था। उसे तो वैसे भी दयाल सिंह से किसी तरह की उम्मीद नहीं थी कि वह अब कुछ करने के काबिल है, क्योंकि उसकी निगाहों में तो वह मर चुका था। बेशक उसकी सांस चल रही थी, परंतु दोनों गोलियां सीने में लग जाने के पश्चात वह जिंदा कैसे रह सकता था। इस बुरी हालत में भी दयाल सिंह का दिलो दिमाग पूरे होशो हवास में था। उसे मालूम था कि वह मरने जा रहा है, अब बच नहीं सकेगा। परंतु मन में बैकुंठ लाल के प्रति नफरत का तूफान इस कदर उमड़ पड़ा था कि वह अपनी दर्द पीड़ा और मौत को भूलकर बिना आवाज़ किए किसी प्रकार खंजर को मजबूती से उंगलियों में लपेटे खड़ा हो गया। खड़ा हो जाने पर उसका शरीर तूफान में पतली टहनी की मान लहरा रहा था, लेकिन उसने जेवरातों पर झुके बैकुंठ लाल को इस बात का ज़रा भी एहसास न होने दिया था कि उसके पीछे क्या हो रहा है। फिर दयाल सिंह ने अपने शरीर में हिम्मत एकत्रित की। खंजर वाला हाथ ऊपर उठाया तो गले से दर्द भरी सांस निकल गई। तेज सांस की आवाज़ सुनकर बैकुंठ लाल सीधा खड़ा हुआ और पलटा। यही वह पल था जब दयाल सिंह का खंजर वाला हाथ नीचे आया और बैकुंठ लाल के पलटते ही खंजर का टेढ़ा फल उसकी छाती में धंसता चला गया। बैकुंठ लाल का शरीर पत्थर के बुत की तरह जाम हो गया। आंखें फटकर चौड़ी हो गई। अगले ही पल उसके शरीर में तेज कंपन हुआ और वह दयाल सिंह से जा टकराया। दोनों नीचे जा गिरे। नीचे दयाल सिंह और ऊपर छाती के बल पड़ा बैकुंठ लाल। दोनों मर चुके थे। बैकुंठ लाल के मृत चेहरे पर अविश्वास के गहरे भाव छाए हुए थे। आंखों की पुतलियां स्थिर होकर भयानक सी हो रही थीं। करोड़ों के जेवरात लावारिस पड़े थे। उनका वारिस कोई नहीं था। अगला दृश्य। देवराज चौहान से मिलकर रंजन गुप्ता अपने फ्लैट पर पहुंचा ही था कि एकाएक जोरावर सामने प्रकट हो गया। तुम? उसे देखते ही गुप्ता चौंका। हाँ गुप्ता साहब, पौन घंटे से मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। जोरावर ने शांत स्वर में कहा। बहुत ही खास बात है मेरे पास। खबर बोल। रंजन गुप्ता मनी मन सतर्क हो उठा। वह जानता था कि जोरावर खामा का उसके फ्लैट के बाहर खड़ा उसका इंतजार नहीं कर रहा। अवश्य कोई खास बात ही होगी। मैंने अपने कुछ खास आदमियों को जुगल और दयाल सिंह वाली कार को तलाश करने का काम सौंपा था। जोरावर बोला। जब तुमसे मिलकर गया तो मेरे आदमी ने खबर दी कि दयाल वाली कार शहर के एक हिस्से में जंगल के किनारे खड़ी देखी गई है। किस जगह पर? गुप्ता की आंखें सिकुड़ गईं। जोरावर ने वह जगह बताई। रंजन गुप्ता के होंठ भिज गए। गुप्ता साहब, तुमने देवराज चौहान को खबर कर दी थी कि? हाँ। रंजन गुप्ता उसकी बात काटकर बोला। निश्चिंत रहो, जेवरातों के हाथ में आते ही तुम्हारा हिस्सा तैयार हो जाएगा। अब तुम जाओ, हम देखते हैं उनकी कार वहाँ क्या कर रही है। अगर कार अब भी वहीं मौजूद हुई तो इसका मतलब बैकुंठ लाल उन दोनों को वहीं लेकर गया और वह जेवरात उसने वहीं जंगल में छिपा रखे हैं। मेरा आदमी कार पर निगाह रख रहा है। अगर वह लोग कार पर से वहाँ से कहीं और भी गए तो मुझे बराबर खबर मिलती रहेगी। वेरी गुड जोरावर, मैं देवराज चौहान के साथ वहीं जा रहा हूँ। अगर वो लोग कार पर वहाँ से रवाना हो चुके होंगे तो ये जानने के लिए मैं तुम्हारा अपने ही फ्लैट पर इंतज़ार करूँगा कि वो कहाँ है। ठीक है। जोरावर ने सिर हिलाया। मेरा हिस्सा मिलेगा। हम दगाबाजी कभी नहीं करते, खास तौर से तब जबकि देवराज चौहान मामले में दखल दे रहा हो। अगला दृश्य। अंधेरे में छोटी सी चट्टान से सोहनलाल का पाँव टकराया तो वो खुद को संभाल ना सका। जोरों से लड़खड़ाया और नीचे जा गिरा। गन हाथ से निकलकर दूर जा गिरी। होठों से दर्द भरी कराह निकली। एक कदम आगे चल रहा राजीव खत्री ठिठका। संभल कर चलो, खत्री ने सामान्य सर में कहा। एक तो जंगल है और दूसरे ऊपर से घना अंधेरा। दो चार बार और गिरे तो मुंह टेढ़ा हो जाएगा। गहरी सांस लेकर सोहनलाल उठा। मुझे तुम्हारे साथ यहाँ नहीं आना चाहिए था। खत्री ने आगे बढ़कर गन उठाई और सोहनलाल की तरफ बढ़ा दी। संभालो इसे। सोहनलाल को गन का ख्याल आया तो एक झपट कर उसे थाम लिया। चेहरे पर हैरानी से मटाई। वो अजीब से अंदाज में अंधेरे में ही खत्री को देखने लगा। खत्री उसकी मनोस्थिति समझ रहा था। तुमने तुमने गन वापस कर दी? तुम्हारी गन थी इसलिए उठाकर तुम्हें दे दी। खत्री ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मेरा मेरा मतलब कि गन लेकर तुम मुझे गिरफ्तार कर। सोहनलाल, खत्री उसकी बात काट कर बोला। तेरी गिरफ्तारी से कानून का तो क्या, मेरा भी पेट नहीं भरने वाला। मुझे देवराज चौहान और राजा के करोड़ों करोड़ों के जेवरात चाहिए, तब जाकर कानून मुझे शाबाशी देगा। सोहनलाल ने मुंह बिचकाया।
अरे भाई, अगर ऐसा था तो मुझे पहले ही कह देता, मैं खामा कहीं गन को संभाले तेरे पर नज़र रख रहा हूँ। सीधी तरह इस बात को कहता तो तेरी खोपड़ी में न घुसती। अब गन वापस देने से तुझे विश्वास आया होगा कि मैं क्या चाहता हूँ। सोहनलाल ने गन को टांगों में फंसाया, फिर गोली वाली सिगरेट सुलगाकर तगड़ा कस लिया। तत्पश्चात बोला, अब बताओ कहाँ तक जाना है। भगवान न जाने किसने गोली चलाई, कहाँ चलाई, जाने क्या माजरा है। तुम क्यों अपना सिर खपा रहे हो, वापस चलते हैं। गोली की आवाज़ यहीं कहीं से आई थी। थोड़ा और आगे चलकर देखते हैं। खतरी ने अंधेरे में लिपटे जंगल में निगाह मारी। तेरी मर्जी भाई, लगता है तुझे धक्के खाने की पुरानी आदत है। दोनों फिर आगे बढ़े। तीसरे कदम पर ही खतरी को ठोकर लगी। वो लड़खड़ाया और फिर तुरंत ही संभल गया, परंतु मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। जिससे उसका पांव टकराया था वो कोई कठोर वस्तु न होकर कोई पिलपिली चीज़ थी। हाथ में पकड़ी पेंसिल टॉर्च की रोशनी नीचे फेंकी। रोशनी की नन्ही सी रेखा में जुगल किशोर का मृत शरीर झलक उठा। ये कौन है? सोहनलाल के ओंठों से निकला। खतरी ने टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर मारी। सोहनलाल उछल पड़ा। जुगल? ये तो जुगल किशोर है, अनोखे लाल बाली का खास आदमी। बाली का आदमी? खतरी के माथे पर बल पड़ गए। हाँ, बाली का। सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट का कश लिया। उसकी आंखें अजीब से अंदाज में सिकुड़कर छोटी हो गई थी। शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि अनोखे लाल बाली भी राजा के करोड़ों के जेवरातों में हद से ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है। बैकुंठ लाल जगमोहन को घायल करके भाग निकला तो बाद में बाली की गिरफ्त में जा फंसा था। तब तक बैकुंठ लाल जेवरातों को कहीं छिपा चुका था। फिर बाली की कैसे बैकुंठ लाल भाग निकला? बाली के सारे आदमी शहर भर में बिछे बैकुंठ लाल की ही तलाश कर रहे हैं। राजीव खत्री की आंखों में तीव्र चमक लहरा उठी। सोहनलाल, इसका मतलब बैकुंठ लाल जुगल किशोर के हत्थे चढ़ गया था और मौका पाकर बैकुंठ लाल ने जुगल को गोली से उड़ा दिया। यानी कि बैकुंठ लाल इसी जंगल में कहीं है और ज़्यादा आगे नहीं गया हुआ। हो सकता है राजा के करोड़ों के जेवरात भी उसने इसी जंगल में कहीं छुपा रखे हों। लेकिन आओ, वक्त बर्बाद ना करो। कहने के साथ ही खत्री जुगल किशोर की लाश को फलांग कर आगे बढ़ता चला गया। सोहनलाल ने भी तेजी से कदम आगे बढ़ा दिए। खत्री की बात काफ़ी हद तक उसे सही लगी थी। शायद बैकुंठ लाल जेवरातों सहित इसी जंगल में कहीं है। अगला दृश्य। रंजन गुप्ता ने कार रोकी और दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। देवराज चौहान भी बाहर आया। अंधेरे में अंधेरे में सामने दोनों कारों पर निगाहें जा टिकी। गुप्ता ने देवराज चौहान को देखा। इसका मतलब वो लोग कहीं जंगल में गए हैं। इनमें एक कार तो दयाल और जुगल वाली होनी चाहिए, लेकिन दूसरी कार किसकी है? देवराज चौहान ने कार में से पावरफुल टॉर्च निकाली और कारों की तरफ बढ़ गया। एक कार के डैशबोर्ड से उसने कार के कागजात निकालकर चेक किए। वह दयाल सिंह के नाम थे। दूसरी कार के कागजात चेक करते ही जोरों से चौंका। कार के कागजातों पर राजीव खत्री का नाम लिखा था। राजीव खत्री, और यहाँ? जब जगमोहन अस्पताल से निकल आया तो तब उसके साथ सोहनलाल था। फिर खत्री के यहाँ पर होने का क्या मतलब? जबकि दयाल सिंह जुगल किशोर के साथ बैकुंठ लाल भी कहीं जंगल में ही था। कहीं खत्री को जुगल, दयाल और बैकुंठ लाल की कोई भनक तो नहीं पड़ गई और वे उनके पीछे यहाँ तक आ गया? अगर ऐसा है तो सोहनलाल कहाँ गया? खत्री से टकरा कर मारा गया या पकड़ा गया? देवराज चौहान की निगाहों में सोहनलाल के खत्री से बच निकलने के चांसेस बहुत कम ही थे। देवराज चौहान ने खत्री के कार उसकी कार में फेंके और पलटा। क्या हुआ? किसकी कार है ये? खत्री की। राजीव खत्री की? रंजन गुप्ता जोरों से चौंका। हाँ, लगता है मामले की भनक उसे भी पड़ चुकी है। जेवरातों के चक्कर में वह बैकुंठ लाल, जुगल और दयाल के पीछे पड़ चुका है। लेकिन इतने कम समय में खत्री को इस मामले की भनक कैसे पड़ सकती है? रंजन गुप्ता अचकचा उठा। पड़ गई होगी, उसके अपने सोर्स हैं। देवराज चौहान के होंठ बिज गए। गुप्ता, हमें देर नहीं करनी चाहिए। खत्री इस मामले में दखल दे चुका है। हमें फ़ौरन जंगल के भीतर जाकर हालातों का रुख अपनी तरफ मोड़ना है। करोड़ों के जेवरातों को मैं हर हाल में हासिल करना चाहता हूँ। गुप्ता ने बिना वक्त गवाए कार में से दूसरी टॉर्च निकाली और दोनों टॉर्चों की तेज़ रोशनियों से जंगल रोशन करते हुए भीतर प्रवेश कर गए। उनके एक हाथ में टॉर्चें थीं और दूसरे हाथ में रिवॉल्वरें। अगला दृश्य। सोहनलाल जोरों से चौंका। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। गर्दन घुमाकर देखा तो खतरी भी आंखें सिकोड़े उसे ही देखे जा रहा था। इसका मतलब हम दोनों ने ही दो फायरों की आवाज़ें सुनी, खत्री बोला। सोहनलाल सिर हिलाकर रह गया था। फायरों की आवाज़ें नज़दीक से ही आई थीं और काफ़ी धीमी थीं। खत्री ने सोचपूर्ण स्वर में कहा, वह फायर रिवॉल्वर के नहीं हो सकते, यकीनन किसी छोटी पिस्टल से किए गए। लेकिन फायर हुए कहाँ? पास ही, बेहद करीब। सावधानी से आसपास की जगह चेक करो। कहने के साथ ही खत्री की पैनी निगाहें आसपास घूमने लगी। सोहनलाल भी आंखें फाड़े अंधेरे में चारों तरफ देख रहा था। इसके साथ ही दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। 2 मिनट आगे बढ़ने के पश्चात खत्री ठिठका। वो देखो। सोहनलाल की निगाह घूमी और अंधेरे में डूबी झोपड़ी के खाके पर जा टिकी, जिसके बीच में से हल्की रोशनी की मध्यम लहरें बाहर की ओर झांकने का असफल प्रयास कर रही थी। ये तो कोई झोपड़ी है, सोहनलाल के होंठों से निकला।
भीतर जल रही रोशनी बताती है कि अंदर कोई है, और कोई बड़ी बात नहीं कि गोलियां चलाने वाला इसी झोपड़ी में हो। जिन दो गोलियों के चलने की आवाज़ सुनी वो हो सकता है यहीं से आई हो। कई पलों तक उनके बीच सन्नाटा छाया रहा। कभी वे एक दूसरे को देखते तो कभी झोपड़ी को। सोहनलाल, खत्री ने दांत भींच कर कहा, अपनी गन मुझे दो। सोहनलाल ने बिना कुछ कहे गन खत्री को थमा दी। खत्री ने गन थामी और झोपड़ी की तरफ बढ़ गया। सोहनलाल गोली वाली सिगरेट के कश लेता हुआ सतर्क मुद्रा में उससे एक कदम पीछे चल रहा था। दोनों झोपड़ी के करीब पहुंचकर ठिठके। भीतर से किसी प्रकार की आवाज़ नहीं आ रही थी। खत्री ने सोहनलाल पर निगाह मारी, फिर एक कदम आगे बढ़ाते हुए गन को सावधानी से संभाले झोपड़ी के भीतर झाँका। भीतर निगाह पड़ते हुए बुत की मानिंद खड़ा का खड़ा रह गया। सारा नज़ारा उसने एक ही पल में देख लिया। तभी पीछे से सोहनलाल ने उसके कूल्हों पर हाथ मारा। खत्री ने गहरी सांस ली और सीधा खड़ा होता हुआ पलट कर सोहनलाल को देखा। सोहनलाल की प्रश्न भरी निगाहें उस पर टिकी थी। जानते हो भीतर क्या है? खत्री ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उसके चेहरे पर से एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। भूत प्रेत तो नहीं है? उसके कहने के अंदाज पर सोहनलाल ने उसे घूरा। दो लाशें, जुगल किशोर और बैकुंठ लाल की। क्या? सोहनलाल के होठों में फंसी सिगरेट नीचे जा गिरी। हाँ, राजीव खत्री ने भारी किंतु खरखराते स्वर में कहा। और राजा के करोड़ों के जेवरात। सोहनलाल वास्तव में उछल पड़ा। राजा? राजा के जेवरात झोपड़ी में? सोहनलाल का गला सूख गया। हाँ, वह। परंतु सोहनलाल ने उसके आगे के शब्द सुने ही नहीं। हवा के झोंके की तरह वह झोपड़ी में प्रवेश करता चला गया। भीतर का दृश्य देखते ही ठिठका। लाशों पर निगाह तो मारी, परंतु झोपड़ी में बिखरे जेवरातों ने क्षण भर में ही लाशों को भुला दिया था। फटी फटी आंखों से वह जेवरातों को ही देखता रह गया। हाथ बढ़ाकर जेवरातों को छूने लगा कि फौरन खड़ा हो गया और कांपते हाथों से गोली वाली सिगरेट सुलगाकर तगड़ा कश लिया। तब तक खत्री भी भीतर आ गया था। ये राजा के ही जेवरात हैं। सोहनलाल के होंठों से उखड़ा सा स्वर निकला। मैं इन जेवरातों को वॉल्ट में पहले भी देख चुका हूँ। इनकी इनकी कीमत करोड़ों में। कई करोड़ के हैं ये सारे। खत्री ने गहरी सांस लेकर गन रखी और सिगरेट सुलगा ली। दोनों लाशों से तो उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, परंतु करोड़ों के जेवरातों ने उसकी सांसों को अनियंत्रित कर दिया था। उसे विश्वास नहीं आ रहा था कि बिना किसी मेहनत के सारे जेवरात उसके सामने आ गए थे। दोनों लाशों को देखते ही वह समझ गए कि पहले बैकुंठलाल ने दयाल सिंह को गोलियां मारी, फिर घायल दयाल ने राजा के जेवरातों में से हीरे जड़ित खंजर उठाकर बैकुंठलाल के सीने में उतार दिया था। राजीव खत्री और सोहनलाल की निगाहें आपस में मिली। अच्छा हुआ जेवरात मिल गए। मुझे ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ी। जेवरात हम दोनों को मिले हैं। सोहनलाल के माथे पर बल पड़ गए। लेकिन ये राजा सुरेंद्र प्रताप का माल है। इस पर उसका हक हक उसी का होता है जिसके पास माल होता है। सोहनलाल ने उसकी बात काट कर कहा। सामने पेड़ है, आधा आधा कर लेते हैं। मेरी मानो तो आधों के साथ अपनी ज़िंदगी संवार लो। आधे नहीं तो अगर नहीं तो आधों को राजा को देने के लिए सरकार के हवाले कर दो। ये तुम्हारी मर्जी। मैं क्यों मना करने लगा? लेकिन आधे तो मैं लेकर ही रहूँगा। तुम्हें एतराज़ हो तो बता दो। राजीव खत्री उसे देखता रहा, बोला कुछ नहीं। सोहनलाल आगे बढ़ा और नीचे पड़ी गन उठा ली। अब शायद मुझे गन की ज़रूरत पड़े। तुम मुझे मना करने की कोशिश कर सकते हो, यहीं खड़े रहना, आगे मत बढ़। मैं इन जेवरातों को दो हिस्से में बांट रहा हूँ। कहते हुए सोहनलाल ने कोने में पड़ी बैकुंठलाल की चादर उठा ली और जेवरातों के करीब बिछाकर जेवरात चादर में डालने लगा। एक हाथ में गन थी और एक हाथ से वह जेवरातों को चादर में डाल रहा था। राजीव खत्री के प्रति वह बेहद सतर्क था, परंतु खत्री के चेहरे से लग रहा था कि सोहनलाल के काम में दखल देने का उसका कोई इरादा नहीं है। 2 मिनट बाद ही सोहनलाल ने काम से फुर्सत हासिल कर ली। उसने जल्दी से चादर को समेटा और खत्री से बोला, आधे आधे तो मैंने कर दिए, लेकिन हो सकता है 2-4 मेरी तरफ ज़्यादा आ गए या फिर तुम्हारी तरफ ज़्यादा हो। इस बात की परवाह नहीं, जितने हैं बहुत हैं। मैं तो चलता हूँ भाई, नमस्कार। अगर यह माल सरकार का होता तो फिर मैं तुझे कुछ न कहता, परंतु ये राजा का माल है। साला बूढ़ा मरने को तैयार है। अभी भी उसके पास इतना होगा कि तमाम उम्र दोनों हाथों से लुटा सके। फिर तुम क्यों पीछे रहते हो? छोड़ो घटिया नौकरी को और मान लो और खिसक लो। ऐसा मौका फिर कभी ज़िंदगी में तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। हमदर्दी के नाते कह रहा हूँ। खत्री उसे देखता रहा, बोला कुछ नहीं। अबे, सोहनलाल ने मुंह बनाकर कहा, कुछ तो मुंह से फूट। कम से कम इतना तो कह दे कि मैं आधे ले जाऊं या नहीं। अगर नहीं तो मुझे गन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। बोल क्या कहता है? खत्री ने सिर हिलाया, कश लेकर भारी स्वर में बोला, गन तेरे हाथ में, मैं क्या कह सकता हूँ। खत्री कश्मकश में था। और अगर गन तेरे हाथ में होती तो? जवाब में राजीव खत्री कंधे उचकाकर रह गया। रह रहकर उसकी निगाहें राजा के उन आधे जेवरातों पर जा टिकी जो नीचे पड़े थे। सोहनलाल ने खत्री की निगाहों को पहचाना और मुस्कुराकर बोला, तेरा चेहरा बता रहा है कि तुझे अक्ल आ रही है। भगवान तुझे सद्बुद्धि दे। मैं तो चला, नमस्कार, विदा। आज के बाद मेरे नीचे गाड़ी होगी, बंगला होगा, सूट बूट में रहूँगा मैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर कभी तू मेरे सामने भी आ गया तो मुझे पहचान नहीं सकेगा। अब ज़रा एक तरफ को हट जा, मुझे बाहर निकलना है। खत्री खामोशी से सोहनलाल को देखता हुआ एक तरफ सरक गया।
सोहनलाल गन संभाले करोड़ों के जेवरातों की गठरी कंधे पर लादे खत्री के प्रति सावधान बाहर निकलता चला गया। जहाँ से आया था वह उसी दिशा की तरफ बढ़ गया। उस तरफ से नहीं गया, बल्कि अन्य दिशा की तरफ अंधेरे में जंगल में बढ़ता चला गया। अगर सीधे रास्ते से वापस जाता तो खत्री के प्रति खतरा था कि वह उसे तलाश करके किसी प्रकार उस पर काबू कर सकता था, परंतु खत्री से कम खतरा था। रास्ते में कई जगह रुक रुक उसने इंतजार भी किया कि कहीं खत्री पीछे तो नहीं आ रहा, परंतु खत्री तो पीछे आते नहीं पाया। अगर आ रहा होता तो इस बारे में सोहनलाल का इरादा था कि उसे गोली से उड़ा देगा। रास्ता साफ पाकर सोहनलाल भागता चला गया। करोड़ों के जेवरात उसके पास थे, जिनके सहारे बाकी की जिंदगी उसने शान से बितानी थी। अगला दृश्य। सोहनलाल के जाने के बाद राजीव खत्री के मस्तिष्क में छिपे तूफान ने विकराल रूप धारण करना शुरू कर दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। सामने करोड़ों के जेवरात पड़े थे। सोहनलाल की एक बात बार बार उसकी खोपड़ी से टकरा रही थी कि अगर माल देश का होता तो जुदा बात थी। राजा का माल है, हजम कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। आखिरकार खत्री के मस्तिष्क में उठ रहे तूफान को राहत मिली, यह सोचकर कि सोहनलाल ने ठीक कहा था। वह इन जेवरातों का मालिक बन सकता है। सरकार का माल तो है नहीं, राजा का माल है। दबा भी लिया तो वह भूखा नहीं मरने वाला। अगले ही पल खत्री बिजली किसी गति से अपनी जगह से हिला और नीचे पड़े जेवरातों के पास मौजूद खाली थैले में जेवरात ठूसने लगा। मिनट भर में उसने फुर्सत पा ली। थैला थामे वह खड़ा हो गया। उसने निर्णय कर लिया था कि इन जेवरातों का मालिक बनकर अपनी ज़िंदगी संवारेगा। जब यह मामला ठंडा हो जाएगा तो नौकरी छोड़ने के बाद शहर भी छोड़ देगा। थैला थामे वो बाहर निकला ही था कि सामने जंगल में कुछ दूर उसे तीव्रता से चमकती दो टॉर्चों की रोशनियां दिखाई दी। खत्री चौंका। अगले ही पल संभल गया। कोई इस तरफ आ रहा है। इसका मतलब अन्य किसी को भी खबर लग गई कि यहाँ पर कोई गड़बड़ है। उसके बाद तो उसने कुछ भी न सोचा। थैला थामे अन्य दिशा में भाग निकला। एक बार भी पीछे मुड़कर ना देखा। हाथों में रिवॉल्वर और टॉर्च थामे देवराज चौहान और रंजन गुप्ता ने झोपड़ी में प्रवेश किया तो थम कर रह गए। निगाहें बैकुंठलाल और दयाल सिंह की लाशों पर जा टिकी। फिर झोपड़ी के कोने में नजर आ रहे गड्ढे को देखा। देवराज चौहान फौरन गड्ढे की तरफ बढ़ा। भीतर झांका तो उसके होठ भिसते चले गए। पलट कर खूनी निगाहों से रंजन गुप्ता को देखा। गुप्ता, ये झोपड़ी बैकुंठलाल का गुप्त अड्डा था, जिसे कि उसने राजा का लॉकर लूटने से पहले ही तैयार कर रखा था। और इस गड्ढे में उसने करोड़ों के जेवरात छिपाए छिपाए थे। ये देखो, पास में तख्ता पड़ा है गड्ढा ढाँपने के लिए। गड्ढा ढाँपने के बाद इसके ऊपर घास फूस डालकर तख्ते को छिपा दिया होगा। ये तो तुम कह रहे हो। गड्ढे को देखकर इतनी बड़ी बात नहीं कही जा सकती। भगवान ही जाने बीच का क्या मामला है। ये देखो। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर वाला हाथ बैकुंठलाल और दयाल सिंह की तरफ उठाया। बैकुंठलाल की छाती में धंसा खंजर। यही खंजर राजा के जेवरातों में शामिल था। मैंने इसे ध्यान से देखा था। मैंने कहा ना, इस गड्ढे में राजा का करोड़ों का खजाना छिपा था। रंजन गुप्ता की आंखें सिकुड़कर छोटी होती चली गई। इसका बहुत ही खतरनाक मतलब निकलता है देवराज चौहान। यही ना, कि राजा के करोड़ों के जेवरात जासूस राजीव खत्री के हाथ लग चुके, क्योंकि जंगल के बाहर उसकी कार भी मौजूद है और वह यहाँ से जेवरातों सहित गायब है। देवराज चौहान के होंठ भिज गए। चेहरा कठोर होकर चट्टान की मानिंद सख्त हो गया। रंजन गुप्ता जवाब में दांत किटकिटाकर रह गया था। हमें हार नहीं माननी चाहिए गुप्ता। देवराज चौहान दरिंदगी के भरे सर में क्या उठा। अभी भी समय बाकी है। हम खत्री पर काबू पा सकते हैं। कैसे? आओ देखते हैं कैसे। देवराज चौहान बाहर निकलने को हुआ कि रंजन गुप्ता बोला, मेरे ख्याल से ये खंजर तो ले लिया जाए। इसके हत्थे पर हीरे जवाहरात जड़े। देवराज चौहान ठटका। रंजन गुप्ता ने झुककर बैकुंठलाल के सीने में धंसा खंजर निकालकर उसके ही कपड़ों से अच्छी तरह साफ किया और अपनी जेब में डाल लिया। दोनों झोपड़ी से बाहर निकले। खत्री की कार बाहर ही खड़ी है। अभी वह आसपास ही होगा। जल्दी करो, वक्त रहते हम उसे तलाश कर सकते हैं। दोनों ने टॉर्चें जलाई और उनकी तेज़ रोशनी में वापसी के रास्ते पर भागने लगे। वो जल्द से जल्द जंगल से बाहर सड़क पर खड़ी खत्री की कार तक पहुंच जाना चाहते थे। 20 मिनट का रास्ता उन्होंने 10 मिनट में तय किया, परंतु जंगल से बाहर निकलते ही ठिठक गए। खत्री की कार वहां से गायब थी। उनकी और दयाल की कार के पहिए पंचर कर दिए गए थे। भाग निकला हरामजादा। गुप्ता दांत किटकिटा उठा। वक्त बर्बाद न करो, पंचर स्टेपनी बदलो। देवराज चौहान गुर्राया। अगले ही पल दोनों जल्दी से कार की स्टेपनी बदलने लगे। उनकी आंखों के सामने राजा के करोड़ों के जेवरात घूम रहे थे, जो कि बीतते वक्त के साथ हर पल उनसे दूर होते जा रहे थे। अगला दृश्य। राजीव खत्री अब अपने फ्लैट पर पहुंचा तो रात का 1 बज रहा था। शरीर पसीने से लथपथ था। राजा के आधे जेवरात तो सोहनलाल ले उड़ा था। बाकी यादों को वह किसी खास जगह ठिकाने लगा कर आया था। मनी मन उसने पक्का फैसला कर लिया था कि करोड़ों के जेवरातों को वह हाथ से नहीं निकलने देगा। यूं ही वह देश के खास विभाग में सरकारी नौकरी करता था, इसलिए सोहनलाल की भांति गायब नहीं हो सकता था, बल्कि धीरे धीरे वक्त बीतने पर ही नौकरी से किनारा करके यहाँ से कहीं दूर जा सकता था।
और इस काम में अभी कम से कम 6 महीनों का वक्त तो लग ही जाना था। दिन भर की भागदौड़ से थके टूटे उसने फ्लैट में प्रवेश करके रोशनी ऑन ही की थी कि ठिठक गया। क्षण भर के लिए आंखों में खौफ की परछाइयां ना छुटी। सांस जहाँ की तहाँ रुक गई। सामने ही देवराज चौहान और रंजन गुप्ता बैठे थे। आओ खत्री, देवराज चौहान ने सर्द स्वर में कहा। बहुत देर लगा दी आने में, हम तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। खत्री ने फौरन खुद को संभाला। तुम लोग भीतर कैसे आए? पीछे की खिड़की से, गुप्ता बोला। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कठोर स्वर में बोला, राजा के जेवरात कहाँ हैं खत्री? जेवरात? खत्री के ओठ से कुड़ गए, माथे पर बल पड़ गए। हाँ, मैं उन्हीं जेवरातों की बात कर रहा हूँ जिन्हें तुमने जंगल में बनी झोपड़ी में से कुछ घंटे पहले हासिल किया था। कहाँ है वो? कहीं सरकारी खजाने में तो जमा नहीं करा है उन्हें, या फिर राजा के हवाले? जेवरातों के संबंध में मैंने कुछ भी नहीं किया। जब हम झोपड़ी में पहुंचे तो तुम कुछ समय पहले वहां पर थे। खत्री को समझते देर न लगी कि जब वह जेवरातों सही झोपड़ी से निकला था तब सामने से दो टॉर्चों को रोशन किए यही दोनों आ रहे थे, और सड़क किनारे खड़ी कार से इन दोनों ने जान लिया होगा कि मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। मैं अब जंगल में बनी मैं जब जंगल में बनी झोपड़ी में पहुंचा तो वहाँ बैकुंठ लाल और दयाल सिंह की लाशों के सिवाय कुछ भी नहीं था। लाशें गर्म थी, यानी कि उनकी हत्या करने वाला कहीं आसपास ही था, दूर नहीं गया था। बिना वक्त कमाए मैं जंगल में उन दोनों के हत्यारों को तलाश करने लगा, परंतु न जाने वो कौन थे, मुझे तो मिल नहीं पाए। फिर मैं वापस आ गया। देवराज चौहान के होठों पर विशाली मुस्कान थिरक उठी। तुम भूल रहे हो कि मुझसे बात कर रहे हो। याद है मुझे। देवराज चौहान की आंखों में सर्द भाव नाचने लगे। बैकुंठ लाल और दयाल सिंह की मौत कैसे हुई? बैकुंठ लाल किसी खंजर से मरा था शायद, और दयाल सिंह रिवॉल्वर की गोली से। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, खत्री ने लापरवाही से जवाब दिया। खत्री जैसा इंसान ये ध्यान न दे कि बैकुंठ लाल के सीने में धसे खंजर का हत्था हीरे जवारातों से जड़े थे, और बाद में उसे निकालना भूल जाए और उन लाशों की पुलिस को खबर देना भूल जाए। देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर बोला। और ये भी हो सकता है खत्री कि जब करोड़ों के जेवरात पास में हो तो उन्हें ठिकाने लगाने में इंसान इतना व्यस्त हो जाता है कि इन छोटी मोटी बातों का ध्यान नहीं रहता। अगर मैंने गलत कहा है तो कह दो। रंजन गुप्ता ने जेब में से खंजर निकाला और सामने मौजूद टेबल पर रख दिया। खंजर के हाथ में जड़े हीरे जवाहरातों से जगमग सी किरणें निकलकर कमरे में फैल गईं। पहचाना इस खंजर को खत्री? रंजन गुप्ता व्यंग से बोला। खत्री के मस्तिष्क में खतरे की घंटी घनघना उठी। पल भर में ही उसकी समझ में आ गया कि वह बहुत बड़ी गलती कर बैठा। हीरे पन्नों जड़ित खंजर वहाँ छोड़ना, इतने घंटे गायब रहना और पुलिस को बैकुंठ लाल और दयाल सिंह की लाशों के बारे में इत्तला न करना ही उसकी सारी बातें झुटला रहा था। करोड़ों के जेव जवाहरातों को ठिकाने लगाने के चक्कर में वह सब कुछ भूल बैठा था। अब जवाब में क्या कहते हो खत्री? देवराज चौहान गुर्राया। सफाई के लिए तुम्हारे पास कहने को कुछ भी नहीं है। सीधी तरह हमारे हवाले राजा के जेवरात कर दो। हम तुमसे वायदा करते हैं कि थोड़ा बहुत तुम्हें अवश्य देंगे। अगर हमारे कहे अनुसार नहीं चले तो बहुत बुरी मौत हासिल होगी तुम्हें। खत्री समझ गया कि अब इन लोगों को कहानियां गढ़कर बांधा नहीं जा सकता, लेकिन वह हाथ में करोड़ों के जेवरातों को भी निकलने नहीं देना चाहता था। ये हरामी ऐसे नहीं बताएगा। रंजन गुप्ता भेड़िए की मानंग कुर्राते हुए उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक खून उतर आया था। वह दरिंदा सा लगने लगा था। देवराज चौहान के साथ देखकर यह बात तो समझ में आ गई कि वॉल्ट का भीतरी अलार्म तुमने बंद किया था। खत्री एकाएक कह उठा। मुझे पहले ही इस बात का शक। काम की बात कर खत्री। देवराज चौहान खूनी जानवर सा नजर आने लगा। राजा के जेवरात कहाँ है? हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अगर जेवरातों से ज़्यादा ही प्यार है तो ये तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी रात है। बोलो, जवाब देते हो या? खत्री ने कंधों को झटका दिया और गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, इस सब बाजी तुम लोगों के हाथ में है। मैं तुम दोनों से टकराने की हिम्मत नहीं रखता। सच्ची बात अब मुझे बतानी ही पड़ेगी। गंभीर स्वर में कहते हुए खत्री ने सिगरेट सुलगा ली। दरअसल ये किस्सा अस्पताल से तब शुरू होता है जब तुम जगमोहन को छुड़ाने आए। जब जगमोहन भाग रहा था उस समय सोहनलाल ने मुझे गन से कवर कर लिया। इसी कारण मैं जगमोहन को भागने से नहीं रोक सका। उधर सोहनलाल गन के दबाव में मुझे कार में बिठाकर चल पड़ा। कुछ घंटे कार को यूं ही सड़क पर दौड़ाता रहा। इत्तेफाक से तब हम उसी जंगल के किनारे से निकल रहे थे कि जंगल के कुछ ही भीतर हमें गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनते ही सोहनलाल ने कार रुकवा ली और कहने लगा कि भीतर चलकर माजरा देखते हैं। मैंने कहा भीतर खतरा हो सकता है, तो उसका जवाब था परवाह नहीं। दरअसल उसे अपनी गन पर भरोसा था जो उसने हाथ में थाम रखी थी। मैं इनकार करने की स्थिति में नहीं था क्योंकि गन उसके हाथ में थी। हम जंगल के भीतर गए। पहले हमें जुगल किशोर की लाश मिली। तब सोहनलाल ने बताया कि मामला गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि अनोखे लाल बाली भी राजा के जेवरातों के चक्कर में था और उसके आदमी की लाश का यहाँ मिलना कुछ ना कुछ तो मायने रखते ही होगा। बहरहाल हम आगे बढ़ते बढ़ते उस झोपड़ी तक जा पहुँचे जो जंगल के भीतर बनी हुई थी। वहाँ पर हमने बैकुंठ लाल और दयाल सिंह की लाशें देखी जो आपसी लड़ाई में एक दूसरे के हाथों मारे गए थे, और उनकी लाशों के पास ही करोड़ों के राजा के जेवरात पड़े बिखरे पड़े थे। कहते कहते राजीव खत्री ठिठका उस लगती सिगरेट से कश लिया।
देवराज चौहान और गुप्ता की पैनी निगाहें उस पर टिकी थीं। राजीव खत्री ने पुनः कहना शुरू किया, राजा के जेवरातों को सामने पाकर मैं तो ठगा सा रह गया, क्योंकि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी सरलता और इत्तेफाक से वॉल्ट से लूटे जेवरातों तक पहुंच जाऊंगा। उधर सोहनलाल तो उन जेवरातों को देखते ही पागल हो उठा। गन की नोक पर मुझे झोपड़ी के एक कोने में बिठा दिया और गहनों के करीब ही पड़े खाली थैले में जल्दी से गहने भर लिए। उसके बाद मुझे 10 तरह की धमकियां देकर करोड़ों के गहने से भरे थैले को लेकर झोपड़ी से निकलकर अंधकार से भरे जंगल में खो गया। लेकिन मैं सोहनलाल को इस तरह जेवरात सहित जाने नहीं देना चाहता था। मैं उसके पीछे भागा। उसने गन से 2-4 बार मुझ पर फायर भी किए। कोई गोली मुझे न लगी। उसके पास गन थी और मैं खाली हाथ था। बस इसी कारण वह हाथ से निकल गया। जंगल में भटकता मैं उसे ढूंढता रहा। फिर सोचा कहीं वह जंगल से बाहर न निकल गया। मैं जल्दी से जंगल के बाहर खड़ी कार में बैठा और कार को सड़क पर दौड़ाता हुआ सोहनलाल की तलाश करता रहा। लेकिन वह हाथ नहीं लगा। अब था कार का फ्लैट पर वापस लौटा। मेरा इरादा यहीं से अपने चीफ को फ़ोन करके जंगल में पड़ी तीनों लाशों और सारे हादसे की सूचना देने का था। खतरे खामोश हो गया। देवराज चौहान और गुप्ता की निगाहें आपस में मिली। जब सोहनलाल फरार हुआ तो उसी समय तुमने पुलिस को या अपने बेवा को खबर क्यों ना दी? देवराज चौहान के होंठ बिछ गए। तब मेरा सारा ध्यान सोहनलाल को ढूंढने पर लगा था। इस तरफ सोच ही नहीं पाया मैं। खत्री ने अफसोस भरे लहजे में कहा, अगर सोहनलाल रात भर शहर में रह गया तो दिन निकलने के पश्चात वह शहर से बाहर न निकल सकेगा। शहर से बाहर निकलने के सारे रास्तों को पुलिस सील कर देगी। देर सवेर में वह पकड़ा ही जाएगा। देवराज चौहान ने रंजन गुप्ता को देखा। तुम्हारा क्या ख्याल है? ठीक बोलता है ये? मुझे तो साला बकवास करता लग रहा है, लेकिन ठीक कहता भी हो सकता है। देवराज चौहान के होंठ बिछे हुए थे, क्योंकि सोहनलाल के बारे में आखिरी खबर हमें यही मिली कि अस्पताल के बाहर गन पर उसने इसे कवर कर रखा था। परंतु उसके बाद सोहनलाल की कोई खबर नहीं मिली। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि ये सच कह रहा है? कोई गारंटी नहीं गुप्ता, लेकिन सोहनलाल छिप नहीं सकेगा। देर सवेर में वो पुलिस के या हमारे हत्थे चढ़ेगा, तब सच्चाई सामने आ जाएगी। देवराज चौहान ने खतरनाक अंदाज में खतरे को देखा। अगर तेरी बात में ज़रा भी झूठ शामिल हुआ तो तेरे टुकड़े ये देवराज चौहान करेगा खत्री साहब, इस बात को याद रखना। कहने के साथ ही देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। जा रहे हो? गुप्ता ने हैरानी से देवराज चौहान को देखा। इसे छोड़कर जा रहे हो? हाँ, ये कहीं नहीं जाने वाला। हम देखते हैं इसने जो कहा है वो सच है या झूठ। देवराज चौहान ने खूनी सर में कहा। अगर ज़रूरत समझी तो इससे फिर मुलाकात करने आएंगे, और वो मुलाकात आखिरी होगी। उसके बाद खतरे इस दुनिया में नहीं रहेगा। आओ, हमारे पास वक्त कम है, सोहनलाल को ढूंढना है। रंजन गुप्ता जाने से पहले खतरी का इंतजाम करके ही जाना चाहता था, परंतु देवराज चौहान की बात काटने का दम भी उसमें नहीं था। फिलहाल उसने नैया को भाव के सहारे ही बहने दिया। अगला दृश्य। देवराज चौहान और रंजन गुप्ता विदा लेकर चले गए। राजीव खत्री को अपना गला फंसा सा महसूस होने लगा। सोहनलाल के ना मिलने या मिलने पर असलियत सामने आनी ही थी कि उसने भी राजा के आधे जेवरातों पर हाथ मार लिया। ये बात आम होती ही उसके लिए चारों तरफ खतरा ही खतरा पैदा हो जाता। एक तो कानून ने उसे नहीं छोड़ना था, और कानून से पहले ही देवराज चौहान ने उसे खलास कर डालना था। अब उसे जल्दी ही कुछ करना था, वरना मौत रूपी दुधारी तलवार कभी भी उसका काम तमाम कर सकती थी। खत्री ने सिगरेट को एस्ट्रे में डाला और जल्दी से फ़ोन की तरफ बढ़ गया। उसके होंठ सख्ती से भिज चुके थे। आंखों में तीव्र चमक लहरा रही थी। उसके मस्तिष्क में खुद को बचाने का सुरक्षित प्लान आ चुका था। उसने अपने चीफ पीपी को फ़ोन किया और वही कहानी सुना दी जो उसने देवराज चौहान और रंजन गुप्ता को सुनाई थी। बहरहाल रात बीत भी ना पाई थी कि पूरे शहर की पुलिस और खुफिया विभाग सोहनलाल की तलाश में व्यस्त हो गया। पूरे शहर में पुलिस की गाड़ियां सड़कों को रौंदने लगी। हर तरफ शोर शराबा फैल गया। जगह जगह तलाशी ली जाने लगी। शहर के सारे बॉर्डर सील कर दिए गए। इस काम में राजीव खत्री बराबर साथ था। और सुबह जब भोर का उजाला फैला तो यात्रियों से भरी एक बस की तलाशी बॉर्डर पर ली गई, जो कि मेरठ जा रही थी। और उस बस में से सोहनलाल राजा के करोड़ों के जेवरातों के साथ बरामद हो गया। अन्य जगह पर स्थित अगले 15 मिनट में ही राजीव खत्री तक खबर पहुंच गई कि सोहनलाल जेवरातों के साथ पकड़ा गया। सुनकर उसका दिल तेजी के साथ धड़कने लगा। मन में खौफ का तीव्र तूफान उठ खड़ा हुआ कि जिस योजना के तहत उसने सोहनलाल को पकड़ा है उसमें वह कामयाब भी हो पाएगा या नहीं। अगर नहीं तो उसका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। एक तरफ कानून था तो दूसरी तरफ देवराज चौहान जैसी खतरनाक शख्सियत। अगला दृश्य। सोहनलाल सहमा हुआ अवश्य था, परंतु हौसले का दामन उसने नहीं छोड़ा था। राजा के आधे जेवरात खत्री ने भी लिए थे। यह बात वह मान चुका था, क्योंकि उसे मालूम हो चुका था कि राजा के आधे जेवरात बरामद नहीं हो सके। सब यही समझ रहे थे कि उसके पास राजा के पूरे जेवरात है। अगर वह फंसता है तो खत्री भी बचने वाला नहीं। कुछ देर पहले खुफिया पुलिस विभाग के कई बड़े ऑफिसर उसके पास मौजूद थे और तरह तरह की पूछताछ कर रहे थे। उनमें खत्री भी शामिल था। वह हर बात का जवाब सच दे रहा था। बस उसने मुंह नहीं खोला था तो सिर्फ इस बारे में कि आधे जेवरात खत्री दबाए बैठा है
और वैसे भी खत्री आंखों ही आंखों में इशारा कर चुका था कि अपना मुंह बंद रखे। सबके जाने के बाद खत्री वहाँ अकेला रह गया। सोहनलाल ने उसे देखा और गहरी सांस लेकर मुस्कुराया। खत्री साहब, सोहनलाल ने बेहद धीमे स्वर में कहा, तुमने मेरे बारे में पुलिस को खबर करके और मुझे पकड़वाकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। जेवरात जब राजा के सामने पेश होंगे तो छूटते ही वो कहेगा कि यादें जेवरात हैं। तब मुझसे फिर पूछताछ होगी कि बाकी कहाँ हैं, और मैं बेहिचक बता दूंगा कि वो राजीव खत्री साहब के पास हैं। खत्री करीब आया, फुसफुसाकर बोला, इसके सिवाय मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। मैं खुद देवराज चाना कानून के फंदे में फंसने जा रहा था, लेकिन तुम निश्चिंत रहो, देर सवेर में तुम यहाँ से फरार हो जाओगे। कैसे? तुम्हारी फरारी का रास्ता मैं बनाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा यहाँ रहना मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। खत्री गंभीर स्वर में बोला, जब तक तुम्हारा मुंह बंद है तब तक ही मैं सुरक्षित हूँ। तुम्हारा मुंह खुलते ही मुझे भी तुम्हारे पास ही गिरफ्तार करके डाल दिया जाएगा। समझदार हो। सोहनलाल मनी मन प्रसन्न हुआ कि जल्दी ही वे आज़ाद हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई, जो करोड़ों के जेवरात मेरे पास थे उन्हें तो सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। खत्री उसका मतलब समझ कर क्या उठा। मेरे पास आधे जेवरात हैं, उन्हें हम आधा आधा कर लेंगे, वो भी तो करोड़ों के हैं। यहाँ से फरार होने के बाद सीधे मेरे फ्लैट पर पहुँच जाना, फुर्सत मिलते ही जेवरातों सहित मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। सोहनलाल ने सहमति से सिर हिला दिया। सोहनलाल को शायद यहाँ से निकलने की इतनी जल्दी नहीं थी जितनी कि खत्री को सोहनलाल के यहाँ से निकाल देने की। फलस्वरूप खत्री ने जैसे तैसे जोड़ तोड़ बिठाया और तीसरे ही घंटे सोहनलाल को फरार करवा दिया। इसके लिए सोहनलाल को खुफिया विभाग के एक आदमी की रिवॉल्वर छीननी पड़ी और उससे एक गोली उस व्यक्ति पर चलानी पड़ी जो उसे रोकने के लिए अपनी रिवॉल्वर निकालने जा रहा था। सोहनलाल द्वारा चलाई गई गोली उस आदमी के कंधे पर लगी थी और उस हादसे के बीच राजीव खत्री वहाँ पर मौजूद नहीं था। कुछ देर पहले ही वह वहाँ से चला गया था। सोहनलाल के फरार होने की देर थी कि एक बार फिर पूरा शहर पुलिस की गाड़ियों से भर उठा। सोहनलाल की तलाश बड़े पैमाने पर होने लगी। शहर की सभी सीमाएं सील कर दी गईं। रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और एयरपोर्ट पर तगड़ी निगरानी का इंतजाम आनन फानन में ही हो गया। सोहनलाल की तलाश के प्रति कानून का हर व्यक्ति हद से ज़्यादा सजग था। अगला दृश्य। रात को 10 बजे थका हारा राजीव खत्री अपने फ्लैट पर वापस लौटा। सोहनलाल बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। खत्री के हाथ में बड़ा सा थैला भी था। बाहर बहुत बुरे हालात हैं, खत्री ने बैठते हुए भारी स्वर में कहा। भारी पैमाने पर तुम्हारी तलाश हो रही है। बाहर निकलने के सारे रास्ते सील कर दिए। कहने के साथ ही उसने थैले को नीचे रख दिया। सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट सुलगा ली। ये थैला वही है ना? हाँ। और बीच में? सोहनलाल की प्रश्न भरी निगाह उसके चेहरे पर जा टिकी। बाकी के आधे जेवरात? सोहनलाल ने गंभीर स्वर में सिर हिलाया। मेरी तलाश इतनी तगड़ी हो रही है कि शहर से बाहर निकल पाना मुमकिन नहीं। नहीं। कोई बात नहीं। सोहनलाल ने मुंह बिचकाया। जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता मैं यहीं रहूँगा। यहाँ पर मैं सुरक्षित हूँ। यानी तुम मेरे लिए हर समय खतरा बने रहोगे? मजबूरी है। और फिर ये मत भूलो कि जब तक मैं आज़ाद हूँ तब तक ही तुम शान से घूम रहे हो। मैं पकड़ा गया और मेरा मुंह खुल गया तो तुम भी गए। राजीव खत्री ने कुछ नहीं कहा। राजा के जेवरातों को आधा आधा कर लो, एकाएक सोहनलाल बोला। वक्त का क्या भरोसा, कभी भी मुझे यहाँ से खिसकना पड़ जाए। राजीव खत्री ने सहमति से सिर हिला दिया। तभी बैल बजी। दोनों चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के चेहरे पर से कई रंग आकर गुजर गए। बैल पुनः बजी। देर करना ठीक नहीं था। खत्री उठा और दरवाजे पर जा पहुंचा। कौन है? टेलीग्राम साहब, बाहर से आवाज़ आई। खत्री ने सोहनलाल को इशारा किया। सोहनलाल फौरन अपनी जगह से उठा और जेवरातों वाला थैला लेकर निशब्द दूसरे कमरे में खिसक गया। खत्री ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही पेट में रिवॉल्वर की नाल आ लगी और चेहरे पर जोरदार घूंसा पड़ा। खत्री के होठों से कराह निकली और लड़खड़ाकर वह वापस पलटता चला गया। अगले ही पल संभल कर देखा, दरवाजे के बीच अनोखे लाल बाली खड़ा था। स्याह रंग, काला चेहरा। उसका हाथ एक कान में पड़ी सोने की बाली से छेड़छाड़ कर रहा था। होठों पर कमीनेपन से भरी मुस्कुराहट फैली हुई थी, हाथ में रिवॉल्वर। उसके भीतर आते ही पीछे खड़े दो आदमी हाथ में गने थामे अंदर आए और दाएं बाएं फैल गए। राजीव खत्री कई पलों के लिए हक्का बक्का रह गया था। मुझे पहचानता है? बाली खरखरा कर हंसा। हाँ, तेरे को तो मैं बहुत पुराना जानता हूँ। खत्री ने संभल कर कहा। यहाँ क्यों आया और इस तरह आने का मतलब? जवाब में अनोखे लाल बाली ठहाका लगाकर हंस पड़ा। दाल तो तुमने ठीक तरह गलाई, परंतु खाना किस्मत में नहीं तो भूखा रहना ही पड़ेगा। बाली ने ठहाका रोक कर कहा। खेल तो तुमने बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला सरकारी आदमी। किस खूबसूरती के साथ सबको बेवकूफ़ बनाया। सोहनलाल के कंधे पर बंदूक रखकर इस तरह चलाई कि सबको बेहोश कर दिया। मैं भी बेहोश हो गया था, लेकिन मेरे आदमी की निगाहों में अचानक ही सोहनलाल आ गया जो तुम्हारे फ्लैट में घुस रहा था। यह खबर मिलते ही मेरी बेहोशी खत्म हुई और मैं फ़ौरन होश में आ गया। एक पल में ही समझ गया कि सोहनलाल को गिरफ्तार कराना फिर उसे फरार करवाना तुम्हारी योजना का हिस्सा था। परंतु एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि यह सारा काम तुमने क्यों किया। क्योंकि सोहनलाल राजा के जेवरातों सहित गिरफ्तार हुआ था। फिर तुम्हारी दिलचस्पी की वजह क्या थी? और ये वजह तब समझ में आई जब तुम आए और तुम्हारे हाथ में थैला था।
कहाँ है वो थैला? मेरे ख्याल में उसमें राजा के जेवरात होने चाहिए, और सोहन लाल जिन जेवरातों के साथ गिरफ्तार हुआ था वो पूरे नहीं हो सकते, आधे ही होंगे। राजीव खत्री बुत सा बना बाली को देखता रह गया। अनोखे लाल बाली ने कमरे में चारों तरफ निगाह दौड़ाई। वो थैला कहाँ है जिसके साथ तुम कुछ देर पहले भीतर आए थे? खत्री को समझते देर न लगी कि खेल खत्म हो गया। बाकी के आधे जेवरातों पर अब बाली का कब्जा होने जा रहा था। उसके साथ गन थामे दो व्यक्ति थे और उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता था। खत्री के पास कुछ भी कहने लायक बचा नहीं था। बहरहाल फिर भी कुछ कह पाता। तभी दरवाजे पर शोर हुआ और 3 आदमी गनों की नोक पर जौनलाल को लिए भीतर आए। खत्री ठगा सा रह गया। उसे समझते देर न लगी कि मामला भाप कर सोहनलाल जेवरातों वाले थैले सहित फरार होने की कोशिश में होगा कि बाहर बिखरे बाली के आदमियों से अनजान रह गया होगा और पकड़ा गया। बाली साहब, एक ने जेवरातों वाला थैला आगे रखते हुए कहा। यह फ्लैट की पिछली खिड़की खोलकर खिसक जाने की तैयारी में था, साथ में थैला भी लिए हुए था। जवाब में बाली वहशी ठहाका लगा उठा। पकड़ा गया ना सोहनलाल? तूने तो सोचा होगा अकेला आया हूँ, लेकिन तू जानता नहीं, जहाँ से प्राप्ति की आशा होती है वहाँ मैं बारात बैंड बाजा लेकर जाता हूँ। कहने के साथ ही बाली ने हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर जेब में डाली और जल्दी से नीचे पड़े थैले को खोला। हीरे की जगमगाहट से थैले में झांकता उसका चेहरा जगमगा उठा। बाली की आंखों में ऐसी खुशी से भरी खतरनाक चमक उभरी कि 2 पल के लिए उसका चेहरा दरिंदे से मेल खाने लगा। अगले ही क्षण उसने थैले का मुंह बंद किया और उसे हाथ में उठा लिया। फिर दोनों पर कहर से भरी निगाह मारी। खत्री के होठ बिल्कुल चिपके हुए थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे बर्बाद हो गया, और सोहनलाल की तो सिट्टी पिट्टी गुम थी। अच्छा दोस्तों, मेरा काम खत्म, अब मैं चलता हूँ, बाली ने विशैले स्वर में कहा। अगर तुम दोनों में से किसी ने इस बात को खोला कि राजा के आधे जेवरात मेरे पास है, तो फिर मुझे भी देवराज चौहान को बताना पड़ेगा कि खत्री ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया और सोहनलाल की गिरफ्तारी और फरारी तुम्हारा नाटक था। बाली ये शब्द खत्री से कह रहा था, और तुम्हारे विभाग को भी सब कुछ पता चल जाएगा, फिर तुम बचोगे नहीं। तुम्हें कैसे पता कि देवराज चौहान? हर वो आदमी मेरी निगाह में था जो राजा के जेवरातों के चक्कर में था। तुम तब से मेरी निगाह में थे जब सोहनलाल तुम्हें अस्पताल से अपनी गन के दम पर लेकर गया था। मेरे खास आदमी मेरे इशारे पर तेजी से काम कर रहे थे। दयाल सिंह और जगल किशोर की दगाबाजी में कब का जान चुका था। इंतज़ार तो मुझे इस बात का था कि राजा के जेवरात उनके कब्जे में आ जाएं। फिर उन कुत्तों की हड्डियाँ तोड़ता। बहरहाल कल रात जब तुम अपने फ्लैट में आए, देवराज चौहान से जो बातें हुई उन्हें मेरे आदमी ने सुना था। और सोहनलाल, तू तू तो अब किसी भी काबिल ना रहा, ना तो देवराज चौहान के सामने जा सकता है और ना ही पुलिस के। तेरे लिए इकलौता रास्ता बचा है, किसी भी तरह सदा के लिए शहर को छोड़ दे, कहकर बाली व्यंग भरी हंसी हंस पड़ा। खत्री और सोहनलाल के होंठों पर ताला लग चुका था। अनोखे लाल बाली ने इशारा किया और पलट कर बाहर निकल गया। उसके साथ ही उसके आदमी भी बाहर निकलते चले गए। राजीव खत्री सोहनलाल को देखता और सोहनलाल खत्री को। वह लुट पिट चुके थे। कहने को उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। इस समय तो उन्हें इतना ही था कि अपनी जान बच जाए, यही बहुत है। अगला दृश्य। राजीव खत्री सच कह रहा था, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। सोहनलाल पकड़ा गया था, उसके पास से राजा के करोड़ों के जेवरात बरामद हुए थे। तब वह मेरठ खिसक जाने के लिए बस में सवार था। रंजन गुप्ता दांत किटकिटा कर रह गया। सोहनलाल के पकड़े जाने से राजा के जेवरात हमारे हाथों से निकल गए। हे भगवान! जगमोहन घायल अवस्था में बेड पर पड़ा अफसोस भरे लहजे में क्या उठा। हर बार तगड़ा माल हमारी कमर से सरक कर पीछे की ओर खिसक जाता है और हम ठन ठन गोपाल रह जाते हैं। गिरफ्तारी के कुछ घंटों के बाद सोहनलाल फरार भी हो गया है। क्या? दोनों जोरों से चौंके। देवराज चौहान ने दोनों के चेहरों पर निगाह मारी। इसमें हैरान होने की क्या बात है? सोहनलाल इतना तो काबिल नहीं था कि इस प्रकार भाग सके। जगमोहन बोला। शायद मौका हाथ लग गया होगा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। सुनने में आया कि उसने एक से रिवॉल्वर छीनी और दूसरे पर गोली चला दी, जो कि कंधे में लगी। इसी प्रकार रास्ता बनाते हुए फरार हो गया। सारे शहर में उसकी तलाश हो रही है। वो पकड़ में नहीं आया अभी तक। कई पलों की खामोशी के पश्चात रंजन गुप्ता बोला। हम लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ। इतनी मेहनत की और हाथ कुछ भी नहीं लगा है। एकाएक जगमोहन बोला। क्या? गुप्ता के ओठों से निकला। वो खंजर जिससे बैकुंठलाल मरा था, खंजर तो दिखाना। रंजन गुप्ता ने खंजर निकालकर जगमोहन को थमा दिया। घायल जगमोहन बेड पर अधलेटा सा था। खंजर थामकर उसे अच्छी तरह से देखा, फिर खंजर को तकिए के नीचे दबाकर रंजन गुप्ता को देखा। तुम इस खंजर को जेब में लिए क्यों घूम रहे हो? इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। हमने एक लंबा समय वॉल्ट डकैती में उजाड़ा। योजना पर कुछ लाख रुपया भी लगाया। विदेश से ड्रिल मशीन भी मंगवाई। ऑफिस कॉम्प्लेक्स में ऑफिस खरीदा। और कुछ नहीं तो उस खर्चे की एवज में राहत के तौर पर यह खंजर से हमारा होना चाहिए, ताकि इसके हत्थे पर जड़े हीरे जवाहरात बेचकर नकदी नुकसान तो पूरा कर सकें। रंजन गुप्ता के चेहरे पर उखड़ेपन के भाव आ गए। रख लो, इतना भुनभुनाने की क्या आवश्यकता है? देवराज चौहान ने मुस्कुराकर मुंह दूसरी तरफ फेर लिया।
फिर वहाँ छाई खामोशी को तोड़ते हुए उसने जगमोहन से कहा, सारा खेल खत्म हो चुका है, कुछ भी बाकी नहीं था। तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो। जब चलने लायक हो जाओगे तो यहाँ से कहीं और चलेंगे। कुछ समय के लिए शहर से निकल जाना ही बेहतर होगा। एकाएक जगमोहन दांत किटकिटा उठा। बैकुंठ लाल की हरामजदगी के कारण हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। वो गद्दारी ना करता तो सब ठीक रहता, जिंदा होता अब और करोड़ों का मालिक बना बैठा होता, और हम भी करोड़ों की दौलत में डुबकियां लगा रहे होते। उस उल्लू के पट्टे के लालच के कारण हमारे पल्ले फूटी कौड़ी भी ना आ सकी। फूटी कौड़ी? देवराज चौहान ने व्यंग भरी निगाहों से उसे देखा। खंजर को भूल गए, जिसके हत्थे पर हीरे जवाहरात जड़े, और जो इस समय तुम्हारे तकिए के नीचे दबा आराम कर रहा है? जवाब में जगमोहन होठ भींच कर बुड़बुड़ करने लगा। मनी मन बैकुंठ लाल को कोस रहा था। देवराज चौहान ने उसे बड़बड़ाते देखा तो गहरी सांस लेकर रह गया। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, पाप का घड़ा नॉवेल को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अनिल मोहन के किसी और नॉवेल में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।